हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आपको नंबर सिस्टम से कुछ क्वेश्चंस कराए थे। चलिए आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ओके चलो, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है इफ़ n इज़ अ नेचुरल नंबर then for how many values of n comma 5n plus 8 का होल स्क्वायर अपॉन में n+2 is an integer। ओके, पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3 और डी ऑप्शन 4। ओके चलो बताओ। देखो मैं क्वेश्चन समझाया तो आपको एक बार। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है n जो है, जो इसमें n दिया हुआ है, n एक नेचुरल नंबर है, एक प्राकृतिक संख्या है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? देखो 1 2 3 4 5 ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स, उसमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता। ओके, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि n के कितने मान पर ये पूरी टर्म एक इंटीजर बन जाती है, एक पूर्णांक बन जाती है। ओके तो चलो सबसे ओके, तो मतलब कि हमें बस ये जो वैल्यू है n की जगह हम नेचुरल नंबर्स डाल सकते हैं, और ऐसे n की कितनी वैल्यूज़ पे, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसी कितनी वैल्यूज़ डाले जिससे कि एक पूरा नंबर एक इंटीजर बन जाए। अब इंटीजर क्या होता है सबको पता है, एक इंटीजर को पूर्णांक कहते हैं, मतलब कि कंप्लीट नंबर, ऐसा नंबर जो डेसिमल में ना हो। और डेसिमल में कब आता है? जैसे कि अगर कोई भी टर्म फ्रैक्शन में है तो वो 100% डेसिमल में है। ओके, जैसे कि अगर इंटीजर्स तो मैंने आपको बताए थे ना, जैसे कि यही होते हैं 0 1 2 3 ऐसे प्लस 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 इन्फिनिटी तक जाते हैं। फिर नेगेटिव भी ले सकते हो, -1 -2 -3 ऐसे करते करते ये माइनस इन्फिनिटी तक जाते हैं। ओके, तो ये सारे इंटीजर्स होते हैं। अगर आप इनकी फ्रैक्शन वैल्यू जानो तो इन सब के नीचे 1 होता है, इन सब के नीचे 1 होता है, इस -2 के नीचे 1, -1 के नीचे 1, सब के नीचे 1 होता है। अगर जैसे कि कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू में ले लो, जैसे कि 2/5, अब देखो इसके नीचे 1 नहीं है, 5 है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू 0.4 आएगी। अब 0.4 देखो डेसिमल में आ गए तो ये इंटीजर नहीं है। तो मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये था, अगर हमें इसे इंटीजर बनाना है तो हमें ये डिनोमिनेटर में 1 बनाना पड़ेगा। अब जैसे कि अगर कोई बोले कि चलो डिनोमिनेटर में 1 बनाना है, तो उसका मतलब n की वैल्यू मैं ये ले लूँ कि क्या कहते हैं उसको, n+2 बराबर 1 के, तो n की वैल्यू -1 के इक्वल आ गई। जी हाँ, आप कह तो सकते हो, लेकिन अभी नहीं, आप पूरा देखना। ओके, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ओके चलो देखो, हमें लेकिन देखो एक वैल्यू तो चलो हो गई कि n+2 बराबर 1 के इक्वल हो गया, तो n की वैल्यू -1, चलो एक वैल्यू तो होगी। ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही वैल्यू पर हो, उससे ज़्यादा वैल्यूज़ भी आ सकती हैं। तो हमें वो सारी वैल्यूज़ पता करनी है कि ऐसी n की 1 वैल्यू होगी, 2 वैल्यू होगी, 3 वैल्यू होगी, 4 वैल्यू होंगी। ओके चलो, अभी आप इतना तो समझ गए कि बस हमें इसे फ्रैक्शन फॉर्म से हटाकर एक इंटीजर फॉर्म बनानी है। इंटीजर फॉर्म कैसे कि हर किसी के नीचे यहाँ 1 बन जाए, तो फिर क्या होगा, वो एक इंटीजर बन जाएगा। अगर फ्रैक्शन है तो वो नहीं बन पाएगा। चलो अगर इस फॉर्म में भी, जैसे कि एक ऐसा नंबर जैसे कि 4/2 एक फ्रैक्शन है, लेकिन क्या हो रहा है, कट पीट के ये ऐसे 2 बच रहा है, क्योंकि अगर आप 4 को 2 से काटोगे तो 2 बच जाएगा, और 2 के नीचे 1 ऐसे, तो ये भी मतलब कि नीचे 2 है, लेकिन कट पीट के एक इंटीजर बन गया। तो अगर ऐसी भी एक फॉर्म बन रही है यहाँ पे, तो हमें उसे भी चेक करना पड़ेगा, वो भी एक इंटीजर बन जाएगी। ओके चलो अब देखते हैं। देखो, ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि जो न्यूमरेटर है उसको आप ऐसे n+2 फॉर्म में बना लो। क्योंकि देखो, अगर जैसे कि आप खाली ये देखोगे कि डिनोमिनेटर में क्या 1 बन रहा है, तो वो तो एक ही वैल्यू आ पाएगी, है ना। ओके, लेकिन अगर ऐसा भी आ जाए, जैसे कि चलो नीचे कुछ बन रहा है,
जैसे कि नीचे 3 बन रहा है लेकिन ऊपर 6 बन रहा है, तो ऐसे कट पीट के वो जो डिनोमिनेटर वो पूरा कट जा रहा है, ऐसी भी तो कंडीशन आ सकती है ना, तो वो भी हमें चेक करनी है। वो हम कैसे चेक करेंगे वो मैं अभी बताता हूँ। देखो बस क्या है, जैसे कि ये n+2 फॉर्म है ना, वही आप ऊपर बना लो न्यूमरेटर में, इस 5n + 8 को ऐसे n+2 बना लो। वो कैसे बनाएंगे अभी देखो, जैसे कि ऊपर ये 5n + 8 लिखा है ना। अब देखो जैसे कि अगर ऊपर ये जो न्यूमरेटर है मैंने वो लिख दिया, अगर ऊपर 5n + 10 होता तो हम 5 कॉमन ले लेते और n+2 ब्रैकेट में आ जाता है ना, लेकिन यहाँ 8 है, यहाँ हम इसको 8 को 10 बनाने के लिए हमें +2 करना पड़ेगा, है ना। और अगर हमने +2 करा है तो हमें -2 करना पड़ेगा। देखो अभी भी 5n + 8 ही रहा, है ना। लेकिन क्या हुआ, ये जो 8 + 10 है ना, ये 8 + 2 को हम ऐसे 10 लिख सकते हैं। ओके चलो 8, अब देखो मतलब कि जो ये न्यूमरेटर था 5n + 8 वो मैंने ऐसे लिख दिया। ओके अब देखो, अब इसी का ही हमें होल स्क्वायर करना है ना, होल स्क्वायर करना है। और ये अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में n+2 चल रहा है। देखो न्यूमरेटर मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, 10 में से आप 2 माइनस करोगे आप वापस यहीं पहुंच जाओगे। ओके अब देखो, अब आपको वैसे तो यहाँ 3 टर्म्स दिख रही हैं, आप इसको सॉल्व मत करना, वापस यहीं आ जाओगे। आप क्या करो, इसको ऐसे कि 5n + 10 को एक टर्म मान लो और ये जो माइनस में जो 2 चल रहा है उसको एक टर्म मान लो। अब मतलब कि ये जो पूरी है इसको ऐसे आप a मान लो, इसको आप ऐसे b मान लो। अब देखो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, a² + b² - 2ab, है ना। ये जो फॉर्मूला होता है, a की जगह क्या है यहाँ पे 5n + 10 और b की जगह क्या है यहाँ पे -2। अगर मैं ये फॉर्मूला लगा दूँ, वैसे तो देखो ये माइंड में देखने वाली बात है कि देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा। वैसे तो अगर आप देखो कोई सोचे कि तो बहुत लंबा जा रहा है, अगर मैं इसका शॉर्ट में बताऊँ ना तो देखो शॉर्ट में आप यहाँ पहुँच जाओगे। खाली ये जो -2 का स्क्वायर है, -2 का स्क्वायर क्या होगा, देखो +4 अपॉन में n+2, अब डायरेक्ट नहीं आओगे। लेकिन यहाँ कैसे आ गए हम कि जो पार्ट डिवाइड नहीं हो रहा वो ऐसे आ जाएगा 4/n+2। लेकिन ये आया कैसे वो भी देख लो। हमें बस ये डिनोमिनेटर में n+2 जो ये हटाना है ना। अब देखो जब मैं ऐसे a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूंगा तो क्या आएगा, देखो पहले आएगा ये 5n + 10 का होल स्क्वायर, है ना, -2ab, मतलब कि 2 × 2 × में ये क्या है 5n प्लस में ये 10, है ना। और देखो प्लस में ये 2 का स्क्वायर, ये कितना आ गया 4, है ना। अपॉन में ये क्या चल रहा है, ये चल रहा है अपॉन में n+2। अब देखो यहाँ पे ऐसे प्लस माइनस होती हुई ऐसे 3 टर्म्स चल रही हैं। आपको क्या करना है, बस देखो ये जो n+2 नीचे है ये तीनों पे सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि जो प्लस माइनस में उस पर सेपरेट कर सकते हो आप। तो देखो कहने का मेरा मतलब ये है, मतलब कि ये जो n+2 है ये इसके नीचे भी आ गया, n+2 इसके नीचे भी आ गया, n+2 इसके नीचे भी आ गया। लेकिन देखो अब हुआ क्या कि ये जो 5n + 10 है ना, अगर आप जो 5n + 10 है इसमें से 5 कॉमन ले लो तो देखो ये n+2 बच जाएगा अंदर, है ना। यहाँ से भी अगर मैं 5 कॉमन ले लूँ तो ये n+2 बच जाएगा। अब देखो n+2 बस देखो यहाँ स्क्वायर है, मतलब कि 2 बार मल्टीप्लाई में है। आप चलो स्क्वायर, इससे भी किसी को दिक्कत हो रही तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 5n + 2 हो गया। चलो देखो ये 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो स्क्वायर हटा दिया मैंने। अब देखो अगर मुझे डिवाइड करना है, देखो यहाँ से तो पूरा ये n+2 कट गया, यहाँ से भी पूरा n+2 कट गया। मतलब कि देखो हमें n की सारी नेचुरल नंबर्स लेने हैं, तो मतलब कि ये भी एक नेचुरल नंबर यानी कि इंटीजर बनेगा जब n की कोई सी भी वैल्यू डालोगे। क्योंकि यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे ये बच गया ना, देखो 5 × n+2, है ना। और यहाँ क्या बच गया, -4 बच गया, है ना। और बस ये वैल्यू बच गई। देखो ये जो वैल्यू प्लस का मैं लिख देता हूँ, चलो प्लस का 4 में n+2। ओके देखो ये वैल्यू मतलब कि जो मैंने ब्रैकेट खोला होल स्क्वायर से तो ये बच गई। देखो ये जो है 5 × n+2 - 4, ये तो देखो n की आप कोई सी भी वैल्यू डालो नेचुरल नंबर्स की, वह 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी डाल लो, भले ही देखो कोई किसी वैल्यूज़ पे, हाँ नहीं सारी वैल्यूज़ पे ये पॉजिटिव मतलब कि इंटीजर ही बनेगी, कभी भी डेसिमल में नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी ऐसे डिनोमिनेटर में नहीं है। तो कुछ भी डिवाइड करके डेसिमल में आएगा ही नहीं। जैसे कि आप 1 डाल लो, 5 × 15 - 4 11 हो गया, 2 डाल लो ऐसे
2 डालो, 5 चौक 20 माइनस 4 16 हो गया। मतलब कि यहाँ से तो चलो एक इंटीजर वैल्यू ही आ रही है, बस हमें यहाँ देखना है कि यहाँ से n की कौन कौन सी वैल्यूज़ पे ये 4/n+2 एक इंटीजर बन जाएगा। ओके, और देखो सबसे पहली वैल्यू तो हमने क्या देख ली थी, हमने तो स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि देखो डिनोमिनेटर में अगर 1 बन जाए तो ये तो चलो मतलब कि ये एक पूरा नंबर इंटीजर हो जाएगा। लेकिन ओके, ऐसा भी तो हो सकता है कि ऊपर नीचे से कट पीट के कुछ मतलब कि ऊपर से कट के नीचे का डिनोमिनेटर कट ही जाए। अब देखो अगर जो n+2 नीचे है, अगर ये जो ऊपर 4 है उसका फैक्टर हो तभी ये नीचे से पूरा पूरा कट जाएगा और नीचे 1 बच जाएगा। जैसे कि अगर 4 के कितने फैक्टर होते हैं मैं लिखूँ, 4 के फैक्टर होता है, देखो 1 होता है 4 का फैक्टर, 2 होता है 4 का फैक्टर और 4 होता है 4 का फैक्टर, है ना। अब देखो अगर ये डिनोमिनेटर में 1 2 और 4 बन रहा है तो मतलब कि ये पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे कि मैं लिख के बता दूँ, अगर ये नीचे 1 बन रहा है, देखो 4/1 इंटीजर है, अगर 2 बन रहा है नीचे तो 4/2 एक इंटीजर 2 से कट जाएगा, 2 बच जाएगा, 4/4 ये भी एक इंटीजर 1 बन जाएगा। देखो देखो ये 4 बन रहा है, ये 2 बन रहा है, ये 1 बन रहा है, तीनों वैल्यूज इंटीजर हैं। बाकी और कोई सी भी वैल्यू ले लो एक इंटीजर नहीं बनेगा। ओके, अगर जैसे कोई ये सोचे अगर 4 का मल्टीपल ले ले तो चलो देखो, अगर मैं देखो जैसे कि 8 ले लूँ, मैं देखो फैक्टर्स लेने मल्टीपल, अगर मैं आपको एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ, जैसे कि सपोज अगर मैंने नीचे ये n+2 को मैंने पूरा 8 बना दिया है ना, तो क्या होगा, देखो ये 4/8 आ जाएगा, ये देखो ये 1/2 ये डेसिमल 0.5 में कहानी चल गई, ये भी गलत हो जाएगा। ओके चलो, अब मतलब कि मुझे बस ये जो डिनोमिनेटर है इसको 1 2 और 4 ही बना सकता हूँ मैं। ओके, और n को क्या लेना है, n को हमें नेचुरल नंबर लेना है। अब देखो अगर मैं डिनोमिनेटर में 1 बना रहा हूँ, मतलब कि ये n+2 पूरा 1 के इक्वल है, तो मतलब कि देखो ये n+2 पूरा 1 के इक्वल है, तो n की वैल्यू क्या आ रही है, n की वैल्यू -1 आ रही है, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं होता, इसलिए ये वाला केस हमारा रिजेक्ट हो गया। ओके, अब देखो अगर मैं n+2 की वैल्यू, ओके चलो सॉरी, ओके, अगर मैं n+2 की वैल्यू ये मतलब कि मैं पूरा 4 का जो दूसरा फैक्टर 2 वो बना रहा हूँ इस पूरे को, तो देखो n की वैल्यू 0 आ रही है और 0 भी एक नेचुरल नंबर नहीं होता। ओके, अब देखो अगर मैं देखो n+2 की जगह मैं 4 लिख रहा हूँ, तो n की वैल्यू क्या आ रही है, देखो n की वैल्यू 2 आ रही है, हाँ, और 2 एक नेचुरल नंबर भी होता है, इसका मतलब n की वैल्यू 2 हो गई। तो देखो अगर अब क्या होगा, कोई बच्चे जल्दीबाजी में ये 2 आंसर मार्क कर देंगे, जो कि पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। आंसर इसका 2 नहीं है, आंसर इसका 1 है। अब कोई बोले 1 कैसे, कि देखो हमें n की वैल्यू नहीं पूछी थी कि n की क्या वैल्यू होगी, हमसे पूछा था क्वेश्चन है n की कितनी वैल्यूज आएंगी, तो n की खाली एक वैल्यू आई है, तो इसलिए हमारा आंसर 1 होगा, ए ऑप्शन। ओके, देखो मैंने स्टार्टिंग में वैसे बोल दिया था कि अगर नीचे 1 बन जाए तो n की वैल्यू -1, तो देखो वो भी रिजेक्ट ही होती, क्योंकि n नेचुरल नंबर बोला था, जो कि मैं स्टार्टिंग में पढ़ना भूल गया था। ओके, मतलब कि मुझे स्टार्टिंग में ध्यान नहीं रहा था कि n को नेचुरल नंबर लेना है। ओके चलो देख लो एक बार, मैं एक बार फिर से क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखो क्वेश्चन कह रहा था n जो है एक नेचुरल नंबर है, तो n की कितनी वैल्यूज़ पे ये 5n+8 का होल स्क्वायर अपॉन n+2 एक इंटीजर बन जाएगा। एक इंटीजर यानी कि ऐसा नंबर जो डेसिमल में ना हो। ओके, देखो पहला ऑप्शन 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शन दे दिए। तो देखो सिंपल है, देखो इंटीजर तभी बन सकता है जब डिनोमिनेटर में कुछ बचे ना, डिनोमिनेटर या तो डिनोमिनेटर 1 ही हो, तभी जो पूरी फ्रैक्शन, देखो फ्रैक्शन में गिवन है ना, अगर जो पूरी फ्रैक्शन इंटीजर तभी हो सकती जब डिनोमिनेटर में सब कुछ ऊपर से कट पीट के 1 बच जाए। ओके, देखो मैंने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया था, अब मुझे इसके नीचे बस या तो ऊपर से काट पीट के या बस नीचे 1 बचना चाहिए। कैसे बचेगा, अगर ये नीचे जो डिनोमिनेटर में अगर सारे नंबर जो भी नंबर्स हैं अगर वो 4 के फैक्टर्स हैं, तभी ऊपर नीचे से कट जाएगा और इंटीजर बचेगा, इस फ्रैक्शन की पूरी वैल्यू एक इंटीजर होगी। ओके चलो, अब ये कैसे बचता है, मतलब ये कैसे आया मैंने आपको कैसे बताया। देखो बस आपको क्या करना है, आपको न्यूमरेटर में n+2 फॉर्म बना देनी है, जिससे कि आपको पता चले जाएगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम न्यूमरेटर से कितना कट जाएगा और कौन सा पार्ट बच जाएगा। अब देखो हमने क्या करा, हमने इसे +2 ऐड कर दिया और 2 माइनस कर दिया, फिर क्या हुआ, देखो
देखो ये 5n+10 और -2 फॉर्म में बन गया। अब देखो जब हम ये 5n+10 को मैंने a बोल दिया और 2 को मैंने b बोल दिया और a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के ये ब्रैकेट खोल दिया, तो क्या हुआ देखो 5n+10 मैंने क्यों बनाया, क्योंकि 5n+10 पे n+2 छुपा हुआ होता है। अगर 5 कॉमन लोगे तो n+2 बन जाएगा। ओके, इसीलिए अब देखो, और जब मैंने इसका फॉर्मूला लगाया तो यहाँ n+2 यहाँ n+2 ऊपर नीचे से कट गया, क्योंकि n+2 सेपरेट भी होना था, बस यहाँ बच गया। अब यहाँ इस 4/n+2 को ये तभी, मतलब कि जो 4 के नीचे जो n+2 है, ये n+2 तभी हटेगा जब ये n+2 की वैल्यू 4 का कोई फैक्टर हो, 1 2 4 हो सकती है। ओके, तो और देखो n+2 की वैल्यू है तो 1 होगी या 2 होगी या 4 होगी। अगर 1 2 4 है तो n की कितनी पॉसिबल वैल्यूज आएंगी वो मैंने निकाल लिया। देखो n की वैल्यू नेचुरल नंबर्स कहाँ कहाँ आ रही है हमें वो चेक करना था। देखो n+2 की वैल्यू 1 है तो n की वैल्यू -1 थी, इसलिए रिजेक्ट हो गया। और +2 पे क्या आ रही थी, +2 पे 0 आ रही थी, मतलब कि 2 पे 0 आ रही थी, इसलिए ये भी रिजेक्ट हो गया। और n+2 की वैल्यू अगर 4 है तो प्लस का 2 आया, इसलिए केवल यही आंसर है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन 1। ओके, चलो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलो देखो, अगला क्वेश्चन, है फॉर हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ n 3n+5 का होल स्क्वायर अपॉन में n+3 is an integer for every integer value of n ओके, चलो पहला ऑप्शन 9, दूसरा ऑप्शन 10, तीसरा ऑप्शन 11 और डी ऑप्शन 12। चलो बताओ। देखो क्वेश्चन में एक बार समझा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है n की कितनी वैल्यूज़ पे ये 3n+5 का होल स्क्वायर अपॉन n+3 एक इंटीजर वैल्यू बन जाएगी। ओके, फॉर एवरी इंटीजर वैल्यू ऑफ n। अब देखो n की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो हमें इंटीजर लेनी है। पिछले क्वेश्चन में नेचुरल नंबर्स यानी कि 1 2 3, अब इस क्वेश्चन में हमें हम n की जगह 0 और नेगेटिव वैल्यूज़ भी डाल सकते हैं और ये देख सकते हैं क्या ये डिनोमिनेटर में जो n+3 ये हट रहा है, मतलब कि ये मतलब 1 बन रहा है या ऊपर नीचे से कट पीट के 1 बन रहा है, तो ये पूरी वैल्यू इंटीजर हो जाएगी। ओके, बस हमें यही देखना है। देखो जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जो न्यूमरेटर है उसको n+3 फॉर्म में बनाना है। ओके, देखो यहाँ भी हम यही करेंगे और तो देखो सबसे पहले मैं इस 3n+5 को n+3 फॉर्म में बनाया था। जैसे कि देखो यहाँ n का 3 गुना है तो यहाँ 3 का 3 गुना 9 बनना चाहिए, क्योंकि 3 अगर ऊपर 3n+9 बन जाएगा तो 3n+9 में से अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो n+3 बन जाएगा जो नीचे है। और फिर अगर मैं उसका फॉर्मूला लगाऊँ तो ऐसे a² + b² + 2ab फॉर्म में जो n+3 मतलब कि 3n+9 जो कि 3 कॉमन n+3 बनेगा वो 2 टर्म में आ जाएगा। वो कट पीट के जो बची कुची होगी उसके नीचे आ जाएगा। फिर हम वो देख लेंगे कि ऊपर नीचे से कट पीट के वो इंटीजर वैल्यू कहाँ कहाँ आ रही है। ओके, चलो बताता हूँ। ऊपर क्या देखो
क्या बनाना है ऊपर 3n + 9। अब देखो 9 बनाने के लिए यहाँ +4 करेंगे, +4 करेंगे तो -4 भी कर देंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। देखो तो ये ऐसे आ जाएगा 3n + 9 - 4 का होल स्क्वायर, है ना, अपॉन में ये क्या आएगा, देखो ये आएगा ऐसे n + 3। देखो वही, अब हम 3n + 9 को a और -4 को b, अब ऐसे करके हम फॉर्मूला लगा देंगे। और देखो अगर मैं जल्दी बताऊं तो ये सिंपल है। देखो ये जब आप इसको खोलोगे तो जो a² आएगा प्लस और -2ab आएगा वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा इस n + 3 से। जब n + 3 को सेपरेट करोगे बस क्या बच जाएगा, ये 60 मतलब कि 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में n + 3, ये नहीं हो पाएगा डिवाइड। तो बस हमें यही चेक करना है कि जो 16 अपॉन n + 3 है ना, ये n के जो 16 + n + 3 बच जाएगा, जो n + 3 नहीं कट पाएगा ऊपर नीचे से। तो बस अब हमें ये चेक करना है कि n की कौन कौन सी इंटीजर्स वैल्यू पर ये 16 अपॉन n + 3 एक पूरा एक इंटीजर बन जाता है। ओके चलो बस देखो, अब देखो इंटीजर वैल्यू क्या होती है, जो डेसिमल में नहीं होती है, डेसिमल में ना हो, मतलब कि एक ऐसा जो नॉन डेसिमल नंबर तभी आएगा जब ये n + 3 नीचे से 1 बच जाए, नीचे n + 3 या तो 1 बच जाए की जगह 1 बच जाए। अब देखो 16 के नीचे ऐसा क्या क्या हो सकता है जो कट के हट जाए, मतलब कि डिवाइड होके हट जाए। कैसे, देखो सिंपल है, n + 3 को 16 का कोई फैक्टर होना पड़ेगा। अगर मल्टीपल हो गया तो भी बात नहीं बनेगी, जैसे कि अगर नीचे 16 अपॉन 32 16 का मल्टीपल होता तो 1/2 बनेगा, नहीं बनेगा। देखो n + 3 को 16 का कोई फैक्टर होना पड़ेगा, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया। बस इन्हीं 5 नंबर बन सकता है ना, तभी ये कट के 1 आएगा। जैसे जो मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि 16 के जितने भी फैक्टर्स होते हैं, 16 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, देखो ये होता है 1, 2, 4, 8 और 16। अगर देखो, अगर आप जैसे कि हर नंबर 16 के नीचे ये 1, 2, 4, 8, 16 डालोगे तभी ये ऊपर नीचे से कट के बचेगा। जैसे कि मैं वो करके बताया हूँ, 16 के नीचे 1 हो तो ये देखो मतलब कि ये इंटीजर वैल्यू है, 16 आ रहा है। अगर देखो 16 के नीचे मैं 2 डाल दूंगा तो ये क्या आ रहा है, देखो 8 आ रहा है, 8 एक इंटीजर वैल्यू है। 16 के नीचे अगर मैं ये देखो 16 का तीसरा फैक्टर 4 डाल दूंगा तो देखो ये क्या आ रहा है, ये 4 आ रहा है, 4 एक इंटीजर वैल्यू होती है। और देखो अगर मैं 16 के नीचे से 8 डाल दूंगा तो देखो 2 आ रहा है, 2 एक इंटीजर वैल्यू। 16 के नीचे अगर मैं 16 डाल दूंगा तो देखो ये 1 आ रहा है, 1 एक इंटीजर वैल्यू होती है। ओके चलो देखो, मैं बस ये बताना चाहता था कि आप ये जो n + 3 को 16 का कोई फैक्टर होना पड़ेगा। अगर इनके अलावा कोई और नंबर चेक कर लो जो 16 के नीचे बन रहा हो तो वो एक इंटीजर वैल्यू आपको नहीं देगा। जैसे कि अगर यहाँ 5 भी बन रहा हो तो 16/5, क्योंकि 5 16 का फैक्टर नहीं है, डिवाइड नहीं हो पाएगा, ये 3.2 वैल्यू दे देगा। ओके चलो अब देखो, अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो n की वैल्यू है, मतलब कि पूरी वैल्यू ना एक इंटीजर होनी चाहिए, है ना। तो देखो n की वैल्यू भी आप इंटीजर ले सकते हो। तो देखो अगर मुझे ये n + 3 को 1 बनाना है तो n की वैल्यू क्या होगी, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ n की वैल्यू, n को अगर मुझे यहाँ n + 3 को मुझे 1 बनाना है तो n की वैल्यू क्या होगी, देखो -2 हो गई। n की जगह अगर मैं -2 पुट कर दूंगा तो ये क्या आएगा, देखो -2 + 3 1 आ जाएगा, इस पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी। ओके, अगर मुझे n + 3 को 2 बनाना है तो n की वैल्यू क्या होगी, देखो n की वैल्यू होगी -1। देखो अगर कोई ऐसे डायरेक्ट नहीं देख पा रहा तो आप ऐसे देख लो कि पहले मैं -2 वाली बात -2 निकाल के दिखाया, तो मैंने क्या करा, n + 3 को 1 के इक्वल रख दिया, ऐसे n + 3 को 1 के इक्वल, तो n की वैल्यू आ गई -2, ऐसे ही +3 उधर जाके माइनस हो गया। ओके चलो अब देखो, ओके अगर मैं देखो n + 3 को 4 के इक्वल रखूँ तो n की क्या वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 1। n + 3 को 8 के इक्वल रखूँ तो n की वैल्यू 5 आ गई। n + 3 को 16 के इक्वल रखूँ तो n की वैल्यू 13 आ गई। अब देखो क्या ये सारी वैल्यूज़ आ गई, देखो कितनी आई है, ये 5 वैल्यूज़ हैं, 5 तो ऑप्शन में भी नहीं है, और ऑप्शंस कितने ज़्यादा मतलब और वैल्यूज़ भी है। अब कोई सोचे कि और वैल्यूज़ क्या होंगी, हमने सारी ली तो ली। देखो क्या है ना कि ये बोला है, अब देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि n जो है एक इंटीजर वैल्यू, मतलब कि ये जो पूरी वैल्यू है ये इंटीजर बननी चाहिए। तो देखो अगर आपने क्या करा, हमने क्या करा, n + 3 की जगह मतलब कि 16 के नीचे 1 बना दिया, 2 बना दिया, 4 बना दिया, 8 बना दिया, 16 बना दिया, तो सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ है। हालांकि ये नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे कि देखो अगर
नीचे जो n+3 की वैल्यू, अगर जैसे कि n+3 की वैल्यू जैसे डिनोमिनेटर में अगर ये -1 -2 मतलब कि 16 के जितने भी फैक्टर्स है वो नेगेटिव में ले लो, वो बन जाए नीचे, तो भी ऊपर नीचे से कट जाएगा, बस जो वैल्यू आएगी उसमें माइनस लगा हुआ होगा, होगी इंटीजर ही, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स भी इंटीजर होते हैं। बस क्या होना चाहिए कि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होना चाहिए। ओके चलो हमने ये तो देख लिया कि हमने नीचे +1 जो n+3 को +1 +2 +4 +8 इनके इक्वल रख लिया और वैल्यूज़ निकाल ली। अब क्या करेंगे हम n+3 को -1 -2 -4 -8 और -16 के इक्वल रख के चेक करेंगे। देखो सिंपल है, वैसे तो देखो कितनी वैल्यूज़ आई 5, तो देखो जितनी वैल्यूज़ पॉजिटिव से आई हैं उतनी जितनी वैल्यूज़ इस n+3 को 1 2 3 बनाने पर आई हैं उतनी वैल्यूज़ n+3 को ऐसे -1 -2 -4 -8 -16 के इक्वल रखने पर आ जाएंगी। तो 5 + 5 इसका आंसर 10 हो जाएगा, मतलब कि n की 10 वैल्यूज़ आएंगी। ओके देखो अब मैं बताता हूँ। देखो जैसे कि आप चाहो तो वैल्यूज़ भी निकाल लो कि क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी। देखो n+3 -1 के इक्वल है, तो n की क्या वैल्यू आएगी, देखो n की वैल्यू आ जाएगी ये यहाँ से -4 है ना, हाँ -4। अगर n+3 -2 के इक्वल रख रहे हो तो ये n की क्या वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -5 है ना। अगर ये -4 के इक्वल रख रहे हो तो -7, अगर -8 के इक्वल रख रहे हो तो -11, और देखो -16 के इक्वल रख रहे हो तो -19। देखो ये आ गई सारी n की वैल्यूज़, हमें बस देखनी है काउंट में कितनी है। देखो ये है 10 वैल्यूज़ है, तो इसका आंसर हो गया हमारा 10 बस। ओके वैसे तो मैंने बहुत ही स्लो समझाया है, लेकिन आपको जितना फास्ट हो सके उतना करना है। ओके उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है, फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ n 3n+5 का होल स्क्वायर अपॉन n+3 एक इंटीजर होगा, एक पूर्णांक होगा, और n को भी हमें एक इंटीजर लेना है, एक पूर्णांक लेना है। ओके चलो देखो तो क्वेश्चन में वही कि हमने जो न्यूमरेटर था उसको n+3 फॉर्म में बना दिया 3n+9। अब जब इसको ये ब्रैकेट खोलेंगे पावर स्क्वायर से तो क्या होगा, जब ये देखो a² -2ab + b² का फॉर्मूला लग जाएगा। बस ये देखो ये जो a² आएगा उसमें तो n+3 होगा, मतलब कि ये सेपरेट भी हो जाएगा, जो भी 3 टर्म्स आएंगे ना हर टर्म्स के नीचे जाएगा ये n+3। देखो a² से कट जाएगा, -2ab से कट जाएगा, बस ये जो b का स्क्वायर है ना 16 अपॉन n+3 यहाँ बच जाएगा। बस अब देखो यहाँ जो n अपॉन में n+3 है ना, ये दिक्कत कर रहा है, ये इस पूरी वैल्यू को इंटीजर होने से रोक रहा है। बस हमें ये चेक करना है कि कहाँ पे ये इंटीजर बन जाएगा, बस क्योंकि बाकी सब तो कट जाएगा ना, बाकी तो न्यूमरेटर में चल रहा है, डिनोमिनेटर तो कट गया बाकी का है ना। बस देखो इसे चेक करना है, हमने चेक करा कि देखो जो 16 के नीचे n+3 है, n+3 को 16 का कोई फैक्टर होना पड़ेगा, तब जाके कंप्लीटली डिवाइड होके डिनोमिनेटर में 1 बच जाएगा और ये एक इंटीजर बन जाएगा। ओके बस हमने देखो 16 के फैक्टर्स लिख दिए सारे, कितने 5, और बस देखो या तो n+3 को 1 2 4 8 16 बना लो, ये बन सकता है, तब कट पीट के मतलब कि एक इंटीजर बन जाएगा, या फिर जितने 16 के फैक्टर्स हैं उतने ही माइनस वाले ले लो। बस n+3 को -1 -2 इनके इक्वल रख लो, n की सारी डिफरेंट वैल्यूज़ आ गई। कितनी वैल्यूज़ आ गई, n की 10 वैल्यूज़ आ गई। ओके चलो अब देखो, अगर कोई ये जानना चाहता है ना कि जैसे कि सपोज़ करो अगर मैं इस स्क्वायर को हटा के बस यहाँ पे सपोज़ चलो पावर 5 कर लेते हैं, 5 कर ली। अब कोई सोचे कि मुझे तो भाई a - b की होल पावर 5 भी नहीं पता। देखो अगर जैसे कि पावर यहाँ 5 भी हो जाए ना तो भी कोई डरने वाली बात नहीं है। देखो आपको बस यही फॉर्मूला लगाना है कि यही तरीका करना है कि जो न्यूमरेटर है उसको पहले डिनोमिनेटर की फॉर्म में बनाना है, जैसे कि n+3, यहाँ भी n+3 बना लिया, और जो माइनस में 4 बच रहा है। ओके अब देखो क्या है ना, अगर जिसने बायनॉमियल थ्योरम पढ़ी है 11th में उसको बहुत इजीली पता होगा। जैसे कि अगर एक किसी भी जैसे कि a + b की होल पावर n या a - b की होल पावर n को अगर आप खोलते हो तो उसका ये फॉर्मूला होता है ऐसे कि ऐसे NC0। ये चलो इसको आप भूल जाओ, इसको याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, मतलब कि बस देख लो ये NC0 क्या होता है। ये तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में होता है, लेकिन अभी आप देख लो जैसे कि a की पावर n इंटू में b की पावर 0, ऐसे ही फिर आती चलो फिर ऐसे माइनस, ऐसे NC1, ऐसे a की पावर n-1 और b की पावर 1, ऐसे चलता जाता है। और लास्ट में क्या आता है, देखो ऐसे NCn है ना, और ये इंटू में a की पावर 0 इंटू में b की पावर n, मतलब कि
चलो वैसे ये आपको थोड़ी खतरनाक लग रही होगी कि ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे कहने का मतलब ये है, चलो आप इन कोफिशिएंट्स को हटा दो, कोफिशिएंट्स जितने भी हैं ये एनसी वाले। देखो जब भी आप कोई भी ऐसी पावर खोलते हो ना जो a माइनस बी होल पावर n होती है, तो पहले क्या आता है, देखो ये जो 5 है ये 3n प्लस 1 3n प्लस 9 के ऊपर आएगा। फिर मतलब कि जो पहली टर्म आएगी ना, जब ब्रैकेट खोलोगे तो 3n प्लस 9 के ऊपर 5 होगा, फिर 3n प्लस 9 के ऊपर 4 की पावर 4 होगी। फिर ऐसे करते करते लास्ट में बच जाएगा जो 3n प्लस 9 की पावर 0 होगी। और ये जो कोफिशिएंट मतलब कि जो दूसरी टर्म है, मतलब कि जो माइनस में है, उसकी पावर ऐसे पहले 0 होगी, फिर 1, ऐसे करते करते फिर लास्ट में आएगा जिसमें 4 की पावर 5 होगी। ओके, अब देखो आपने इसको तो जो फर्स्ट स्टार्टिंग में उसको तो n+3 फॉर्म में बना दिया है ना, ये तो कट जाएगा। मतलब कि देखो जब ऐसे इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, ऐसे कटता चला जाएगा। पर जो लास्ट में आएगा ना, वहाँ चूंकि इसकी पावर 0 है, वहाँ ये 1 हो गया, वहाँ से नहीं कट पाएगा। तो बस आपको इस क्वेश्चन में, इस केस में भी क्या करना है, बस यहाँ पे 4 की पावर 5 हो जाती है, जो कि 4 की पावर 5 कितनी होती है, ये होती है देखो 1024 है ना, बस 1024 और अपॉन n+3। अब देखो क्या है ना कि 1024 के बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं, लगभग 11 फैक्टर्स है ना। तो देखो, तो फिर हमारी अगर आप इसका आंसर निकालना चाहते हो तो इसका आंसर आता है 22, क्योंकि आप n+3 को किस किस के इक्वल रख सकते हैं। n+3 को आप 1 2 4 8 है ना, 16 32 64 और कितने 128 256 512 और 1024, इतने ये सारे इसके 1024 के फैक्टर्स बोल दिए मैंने। आप n+3 को इनके इक्वल रख सकते हैं। और फिर क्या है कि अगर आपको इंटीजर वैल्यू n एक इंटीजर है तो जितने इसके फैक्टर्स है उतने माइनस के भी, तो टोटल इसके 11 फैक्टर्स पॉजिटिव, 11 फैक्टर्स नेगेटिव, तो टोटल 22 इसका आंसर हो जाता। बस देखो अगर किसी को ये समझ में नहीं आया ना कि जो मैंने क्या लिख दिया कि कुछ समझ में नहीं आया, तो कोई बात नहीं, आप a माइनस बी की पावर n को भूल जाओ। मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ कि जैसे कि सपोज अगर मैं ले लो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसका ऐसे, तो इसको जब आप खोलते हो तो ये ऐसे आता है, देखो a² माइनस 2ab प्लस b²। कहने का मेरा मतलब ये है, ये जो a है स्टार्टिंग में पहले a² बना, फिर a की पावर हो गई 1 है ना। देखो फिर ये लास्ट में क्या है, देखो a की पावर 0, a की पावर 0 1 होता है। और देखो अगर यहाँ देखो, यहाँ b की पावर 0 है ना, b की पावर 0 1 है। मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है। और चलो एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, चलो a माइनस बी की होल पावर 3 ले लेता हूँ। तो अगर इसका फॉर्मूला खोल दो तो इसका फॉर्मूला ये आता है, देखो a³ माइनस 3a² b है ना, प्लस 3ab² है ना, माइनस का b³ है ना। अब देखो जैसे कि अगर आप a माइनस बी की होल पावर 4 देखना चाहते हो तो इसका फॉर्मूला ये होता है, देखो a की पावर 4 है ना, इसका हाँ माइनस 4 इंटू कितना होगा यहाँ a³ इंटू b है ना, प्लस 6 इंटू a² b² है ना, माइनस 4 इंटू कितना होगा ये ab³ है ना, प्लस b की पावर 4। ओके देखो ऐसे ही ना a माइनस बी की होल पावर 5 का भी फॉर्मूला बना दूंगा। लेकिन क्या है ना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको याद करने की, कि जैसे कि अगर सपोज यहाँ पावर 5 है तो आप पूरे 5 का ऐसे फॉर्मूला लगा रहे हो। ऐसे -5 का अगर फॉर्मूला जाना चाहते हो, देखो ऐसा आएगा a की पावर 5 माइनस 5 इंटू a की पावर 4 इंटू b है ना, प्लस 10 इंटू कितना आ जाएगा, ऐसे कि a की पावर 3 इंटू b का स्क्वायर। ऐसे ही चलता जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ। देखो एक पैटर्न आप देख पा रहे हो कि देखो जो भी हाईएस्ट पावर है वो पहले a की पावर है, फिर ऐसे a की पावर कम होती हुई जा रही है। और जो b की पावर है, देखो यहाँ ऐसे b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2, ऐसे यहाँ b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3, b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3, b की पावर 4, ऐसे a की पावर घटती हुई जा रही है। जो इस पूरे की हाईएस्ट पावर देखो a की पावर 4, a की पावर 3, a² a और यहाँ a की पावर 0। ऐसे जब आप यहाँ खोलोगे तो क्या होगा, जो 3n प्लस 9 की पावर है ना वो ऐसे घटती हुई जाएगी। पहले देखो ऐसे बस कॉन्ट्ररी चलेगी, पहले 3n प्लस 9 की पावर होगी 5 और इसकी पावर होगी 0। ओके, जो अगली टर्म आएगी उसमें क्या होगा, 3n प्लस 9 की पावर होगी 4 और इसकी पावर होगी 1। ऐसे ही चलते चलते लास्ट में क्या होगा, जो 3n प्लस 9 की होल पावर 0 और उससे जस्ट पहले जो 3n प्लस 9 की होल पावर होगी 1। जैसे कि देखो जब लास्ट में 0 हो रही है तो उससे पहले a आ रहा है। ओके, तो मतलब ही क्या होगा, जब आप इसको खोल दोगे तो हर टर्म में ऑलमोस्ट 3n प्लस 9 होगा। जैसे कि यहाँ a है ना, ऐसी a की जगह 3n प्लस 9 है, तो हर टर्म में 3n प्लस 9 होगा। बस जो ये लास्ट वाली है ना, ये जो लास्ट वाली पे देखो इसमें नहीं होगा, इसमें
इसमें खाली ये 4 बच गया है ना। अब देखो, क्योंकि देखो ये जब भी कोई सा भी हो, सब में ए दिख रहा है आपको, है ना, सब में ए है ना, बस इसलिए। और जब देखो हमने ये इस ए जो ये ए जिसको मैं ए बोल रहा हूँ 3n+9, उसको मैंने n+3 फॉर्म में बना रखा है, मतलब कि 3 कॉमन लोगे तो n+3, तो मतलब कि जब इसके पूरे के नीचे से n+3 होगा तो इसके नीचे भी जाएगा, इसके नीचे भी जाएगा, इसके नीचे भी जाएगा, तो मतलब कि जब सब ये ए उस फॉर्म में भी है, मतलब कि सबसे कटता हुआ चल जाएगा, बस लास्ट में जो है ना वो नहीं कट पाएगा। तो बस मेरे सब कहने का मतलब यही था कि आपको बस यही करना है, जो लास्ट में है उसकी पावर ये कर दो और अपॉन में ये करके देख चेक कर लो कि कितने पे बन रहा है, बस उसका रीज़न ये रहा आपके सामने, देख लो। चलो, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन पे मैंने इतना टाइम लिया कि मतलब कि अगर इस क्वेश्चन से बनने वाले सारे क्वेश्चन बस डेटा चेंज हो सकता है, आप कर पाओगे। ओके, चलो। चलो, ओके, चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ n for which n square plus 13n plus 40 is a perfect square. ओके, पहला ऑप्शन -4, -9, बी ऑप्शन -3, -8, सी ऑप्शन -5, -10 और डी ऑप्शन -2, -8। ओके, चलो देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि n की ऐसी कौन सी वैल्यूज़ है, मतलब कौन सी वैल्यूज़ है जिनको n यहाँ इस इक्वेशन में पुट करने पर ये जो पूरा नंबर है, इक्वेशन नहीं है सॉरी, ये एक नंबर है, ये इस मतलब ये जो भी नंबर बनेगा ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। मैं फिर से बोलता हूँ, n की कौन सी वैल्यूज़ पे, जो या तो ये हो सकती है या ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, उन मतलब कि हमेशा n के 2 आंसर आएंगे जिनको इस पे पुट करने पे ये जो भी नंबर आएगा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। देखो, सबसे पहला तरीका तो यही है कि आप ऑप्शन से कर लो, हर एक ऑप्शन को चेक कर लो किस ऑप्शन पे ही सेटिस्फाई हो रहा है। चलो पहले ऑप्शन से करते हैं। देखो, पहले अगर मैं -4 इसमें पुट कर लूँ, है तो -4 का देखो, तो ये -4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और 13 चौके कितना होता है 52, ये माइनस में आ रहा है। हाँ, 16 में अगर मैं 40 ऐड कर लूँ तो कितना आ रहा है 56, और 56 में मैं 52 घटा लूँ तो कितना आ रहा है 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। तो चलो ये -4 पे तो सेटिस्फाई हो गया। अभी -9 पे देखते हैं। -9 देखो, -9 का स्क्वायर 81, 39 से कितना होता है 117। ओके, और देखो 81 में अगर 80 ऐड करूँ तो कितना होगा, देखो ये हो जाएगा हमारा 121, है ना, और 121 में से अगर मैं 117 घटा दूँ तो कितना आ रहा है, ये 3, ये भी 4 आ रहा है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही साबित हो गया, है ना। एक बार इसको मैं चेक कर लूँ, जैसे कि 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 में अगर मैं 80 ऐड कर दूँ तो कितना आ रहा है 121 ही आ रहा है। 121 में और फिर 39 से कितना होता है 117, है ना। 121 में अगर 117 घटा दो 4 आ रहा है। हाँ, पहला ऑप्शन सही है, जो पहला ही ऑप्शन आंसर हो गया, है ना। चलो कोई बात नहीं,
ओके अगर फिर ऐसे तो बाकी ऑप्शन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार चेक करके हम बताए तो जैसे कि 3 को पुट हमारी किस्मत अच्छी थी। अगर देखो -3 को पुट करके देखते, चलो ये कितना बना 9, ये 49 हो गया, 9 को 40 में ऐड कर देंगे। ओके और 13 3 से कितना होता है 39 है ना। देखो 49 में से 39 माइनस करेंगे 10 बन रहा है, 10 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। तो चलो एक ये तो गलत हो गया क्योंकि -8 को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब कि दोनों वैल्यू से परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनना चाहिए। 5 और 10 पुट करके देख लेते। 5 में देखो 25 और ये कितना हो गया 25 + 40 65 हो गया, और 13 पंजे 1 सेकेंड 25 प्लस 65 हो गया। ये 0 बन रहा है, 0 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, 0 का स्क्वायर 0 कह सकते हैं, लेकिन पता नहीं ये बहुत ऑकवर्ड सा लगा। चलो कोई बात नहीं, चलो 0 मान लेते हैं। चलो ये 10 पुट करके देखते हैं। 10 का स्क्वायर 100 140 हो गया है ना, 140। और ये कितना ये अगर 10 13 में पुट करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 130। हाँ 140 में से 130 10 आ रहा है, तो ये भी 10 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता, तो ये भी नहीं है। ओके मतलब कि ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। चलो इस पर तो सेटिस्फाई हो गया, इसको और चेक कर लेते हैं। आप मत करना, ये ऑप्शन हो गया तो आंसर टिक करके आगे बढ़ना। मैं बस आपकी संतुष्टि के लिए दिखा रहा हूँ, क्या पता आपकी किस्मत ख़राब होती है और ये एकदम यहाँ पे लिखा होता है ना। सोचो अब -2 पुट करके देखते, 4 44 हो गया, 44 में से 26 घटाएंगे कितना बचेगा, देखो ये 8 18 बचेगा। 18 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता, अब देखो 8। अब चलो ये भी नहीं है। ओके चलो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया, लेकिन अब बेसिक से भी देख लो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इस क्वेश्चन में आपको वैल्यूज़ पूछी। अगर क्वेश्चन ऐसे होता है कि जो वैल्यूज़ आई है उनकी मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, जैसे कि फिर ऑप्शन होता, जैसे कि 9 चौक 36 होता, फिर अगला ऑप्शन 40 होता, ऐसे कर करके फिर क्या आप 36 के फैक्टर्स बनाते और फिर चेक करते। नहीं ना, फिर आपको एक बार बेसिक से भी जानना ज़रूरी है, एक बार बेसिक से भी देख लो। देखो मैं ये नंबर लिखता हूँ, ये क्या है, देखो हमें बस क्या करना है, n² + 39 + 40 को एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखो ये एक पॉलीगन टाइप आपको दिख रहा होगा जिसकी पावर 2 है। हमें बस इसको क्या करना है, देखो और यहाँ प्लस के साइन है, तो हमें इसको बस ऐसे a + b का होल स्क्वायर बनाना है। ओके बस कुछ भी कर लो और बस ये जो नंबर है पूरा a + b का होल स्क्वायर बन जाए। देखो a + b के होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a² + b² + 2ab। तो हमें बस इसको इस शक्ल में बनाना है। देखो a यहाँ a का स्क्वायर मतलब n का स्क्वायर हो गया, 2ab मतलब कि 39 ही बन पाएगा, और 40 को हमें b² बनाना है। अब देखो अब सिंपल है, आप कि क्या कर सकते हो, जैसे कि 13 तो 2 का मल्टीपल ही नहीं होता, तो उसमें 2 कैसे निकालेंगे। अगर आप निकालोगे तो 32 निकालोगे 13/2 आ जाएगा। फिर 13/2 को 13/2 का स्क्वायर जो भी होता है वो ऐसे ही प्लस में कर दो, फिर माइनस में कर दो, ऐसे हो सकता है। लेकिन एक दूसरा तरीका मैं ट्राई करता हूँ, जैसे कि देखो अगर आप इस 13n को ऐसे लिख दो, जैसे कि 13 को मैं 12 + 1 लिख सकता हूँ, तो 13n को मैं ऐसे लिख देता हूँ 12n + n। ओके चलो अब देखो, अब जो ये 12n है ना, ये बहुत इजीली हो सकता है 2ab फॉर्म में, है ना। अगर आप इसमें से 2 निकालोगे तो क्या बच जाएगा, देखो अगर आप इसमें से 2 निकालोगे तो क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा, है ना। तो आप मतलब कि 12 को ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे 2 × 6n, है ना। अब देखो है ना, अब मतलब कि देखो ये n² मतलब a² + 2ab बन गया, 2 × 6 × n, है ना। मतलब n तो ये a ही है, बस ये 6 का स्क्वायर अगर मैं 40 से निकाल लूँ, 40 को मैं ऐसे लिख देता हूँ 6 का स्क्वायर × 36, और बच गया 4। तो देखो अब क्या हुआ, देखो ये तो एक पूरा a² + b का होल स्क्वायर बन गया ना। ये क्या बन गया, देखो ये ऐसे नहीं बन गया, देखो ये n + 6 का ये होल स्क्वायर बन गया, और बच क्या गया हमारा, ये n + 4 बच गया, है ना। देखो अब देखो ये n + 6, देखो n की तो कुछ भी वैल्यू डाल लो, चाहे कुछ भी डाल लो, ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही रहेगा। ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही रहेगा, क्योंकि ये इसका होल स्क्वायर हो रहा है। बस ये हमें दिक्कत करेगा, ये n + 4, क्योंकि देखो आपने कुछ भी डाला, ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया, लेकिन ये नहीं बन पा रहा। तो ओके बस अगर मैं इसको हटा दूँ, कैसे हटाऊँ, अगर मैं n की कोई ऐसी वैल्यू डालूँ जिससे ये n + 4 0 बन जाए,
तो मतलब कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही रह जाएगा। ओके, तो देखो देखो बस मुझे इसे हटाना है, तो मतलब कि मैं क्या करूँ कि ये जो पूरा है इसको मैं 0 के बराबर बना लेता हूँ। तो मतलब कि देखो ये n+4 0 के बराबर, तो देखो n की वैल्यू आ गई -4। ओके, तो मतलब कि देखो अगर मैं n की वैल्यू -4 पुट करता हूँ तो क्या होता है, ये पूरा 0 हो गया और ये देखो ये -2 का स्क्वायर, ये +4 बन जाएगा, है ना। तो देखो एक n की वैल्यू क्या आ गई, एक n की वैल्यू आ गई -4। ओके चलो अब देखो, अब दूसरी वैल्यू देखते हैं। चलो ओके, मैं इसको रब कर देता हूँ। दूसरी वैल्यू क्या होगी, चलो देखो देखो ये n² प्लस क्या था, प्लस था 13n। ओके, अगर मैं 13n को ऐसे लिख दूँ जैसे कि 14n, है ना, और ये माइनस में n, देखो 14n में से n घटाओगे 13n आ जाएगा। ओके, और प्लस में क्या चल रहा है, प्लस में 40 चल रहा है ना। देखो 40 को भी चलो छोड़ो, अभी ऐसे लिख देते हैं। और देखो इस 14n को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 7n। अब देखो ये a² + 2ab फॉर्म में बन गया। बस क्या दिक्कत है, देखो 49 की दिक्कत है, 49 डाल लिया, लेकिन हमारे पास तो +40 था ना, हमने 49 में से मतलब कि 40 में 9 और ऐड कर दिया, तो बस सिंपल है 9 माइनस कर देंगे। देखो ये सिंपल वही आ गया। देखो ये 49 है, 49 में से n घटा लोगे 39 आ जाएगा। ये 49 है, 49 में से 9 घटा लोगे 40 आ जाएगा। हमने और कुछ नहीं किया, हम सीधा वहीं पहुंच गए। बस यहाँ ये क्या हो गया, ये देखो ये n+7 का होल स्क्वायर बन गया। और बस यहाँ पे और क्या चल रहा है, यहाँ पे ये माइनस का n और माइनस का 9 चल रहा है। बस ओके, बस वही करना है। बस देखो ये n+7 तो एक होल स्क्वायर ही रहेगा, चाहे n की कोई भी वैल्यू आप पुट कर लो, 1 2 3 4 कुछ भी, माइनस की पुट कर लो, या चलो अगर डेसिमल की पुट कर लो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ कुछ बोला नहीं है कि n इंटीजर लेना है, कुछ भी लेना है, तो हम रियल नंबर्स वो पुट कर सकते हैं। ओके, तो देखो हम क्या कर सकते हैं कि इसको 0 के इक्वल रख सकते हैं। बस इसको 0 बनाना है। ओके, तो देखो ये -n + 9 0 के बराबर है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो -n बराबर आ जाएगा प्लस का 9, ये माइनस उधर चला जाएगा, n की वैल्यू आ गई -9। तो देखो आ गई ये वैल्यूज। बस ये दो ही वैल्यूज पॉसिबल है बस। ओके देखो ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब जैसे कि अगर किसी कोई सोच रहा है कि जैसे कि और वैल्यूज पॉसिबल नहीं है क्या, देखो और वैल्यूज मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाहो तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे कि कोई ये सोचे कि काम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना हम, कि इसको मतलब कि ऐसे लिख सकते हैं, इसमें से चलो 3n निकाल लेते हैं, ये 10 बच गया, 10 यानी कि 2 × 5 × n, है ना, और ये क्या बच गया प्लस का 3n। अब देखो अगर मैं यहाँ पे ऐसे 25 लिख रहा हूँ और 40 में से मैंने 25 निकाल लिया, 40 में से मैंने 25 निकाला तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा प्लस का 15। देखो वही सेम बात है ना। तो ये क्या बन गया, देखो ये ऐसे बन जाएगा n+5 का होल स्क्वायर, है ना। और प्लस 3n + 15। अगर मैं इसको 0 के इक्वल रख दूं तो ये क्या n की वैल्यू आ रही है, देखो हाँ -5। तो उस पर भी बात तो बनेगी, हाँ क्योंकि सही बात है। हाँ देखो n की वैसे और वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, क्योंकि देखो ऐसे बहुत सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी जिससे मतलब कि n की जगह आप पुट कर दो तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। क्योंकि जब मैंने ये -5 पुट करा था तो क्या बन गया था, देखो 25, देखो 65 और ये -65 तो 0 बन रहा था। तो देखो हाँ, तो यहाँ से एक हाँ, और देखो अगर आप -5 को यहाँ पुट कर दोगे तो 0 ही बन रहा है। तो देखो ऐसे एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन रहा है। ओके, देखो ऐसे n की वैल्यूज़ तो और पॉसिबल हैं, सही बात है। जैसे कि अगर मैं चलो मैंने 10n को देख लिया, अगर 8n कर लेते हैं, इसको मैं 8n निकाल लेता हूँ, मतलब कि यहाँ ऐसे 2 × 4 बच जाएगा। और अगर मैं इसमें से 8 निकाल रहा हूँ तो क्या यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे 5 बच जाएगा। और देखो 8 का स्क्वायर कितना, मतलब कि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, है ना, 4 का स्क्वायर होता है 16। ओके, अब देखो 40 में से मैंने 16 निकाल लिया, क्या बच गया, 40 में से मैंने 16 निकाल लिया, क्या बच गया 24 बच गया।
है ना, 24 बच गया। ये देखो और कुछ नहीं, अगर आप 16 और 24 को ऐड कर लोगे 40 बन जाएगा, और ये 8n + 5n को ऐड कर लोगे 13 बन जाएगा, सेम ही है। तो ये क्या बन गया, देखो ये बन गया हमारा n + 4 का होल स्क्वायर, और बस हमें ये 5n + 24 को 0 रखना है। तो n की क्या वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी -4.8। तो ये डेसिमल में है, लेकिन अगर आप ये पुट करोगे तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही बनेगा। और किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ये 0.8 यानी 0.64 आएगी इसकी वैल्यू। आप चेक कर लेना, क्योंकि मैं देखो ये तो पूरा 0 हो गया, बस आप इस पर पुट कर लो क्या आएगा। देखो ये अगर आप करोगे तो माइनस का 0.8 का स्क्वायर यानी कि 0.64 आ रही है इसकी वैल्यू। तो देखो ऐसे तो और भी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। अगर इंटीजर वैल्यू की बात करो तो शायद ये तीन ही वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर आप ऑप्शन के हिसाब से आप सही ऑप्शन मार्क करोगे तो मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगा, पहले आप ऑप्शन से ही चेक करो, क्योंकि वो तो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है ना कि आपने कौन सा, ऐसे अगर आप बेसिक से करोगे तो आपने क्या चुना है। ओके, बस मेरे ख्याल से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे वो एग्जामिनर ऐसा डाटा चूज़ करेगा कि जिससे आपको क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाए। ओके चलो, बस अगर आप और वैल्यूज़ जानना चाहते हो तो और भी आ जाएंगी, जैसे कि अगर मैं इसको 14n से हो गया था ना, अगर मैं 16n - 3n लिख दूँ तो 8 का स्क्वायर 64 ऐसे भी, और देखो -3n और 64 से कितना आएगा, माइनस का 14। हाँ, तो 14/3 ऐसा कुछ आ रहा है, ये भी इंटीजर नहीं आ रहा। तो मेरे ख्याल से इंटीजर वैल्यू 3 ही पॉसिबल है इसकी, बाकी और ढूंढनी हो सकती है। मेरे हिसाब से 3 ही है। ओके चलो, बस ये क्वेश्चन यहीं तक ही था। देखो ये क्वेश्चन कहीं किसी एग्जाम में नहीं आया, ये मैंने खुद बनाया था ताकि आपकी थोड़ी सी नॉलेज बढ़े, और मतलब कि क्वेश्चंस को देखने का नज़रिया भी बदले कि हाँ ये सॉल्व हो सकता है। ओके चलो, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन ZET 2020 में पूछा गया था, और अभी रिसेंटली ये CRPF के एग्ज़ाम में भी आया है, और एक काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, आप देख लेना। क्वेश्चन है, when expressed in decimal form which of the following will be non-terminating as well as non-repeating। रिपीटिंग कह लो, रेकरिंग कह लो, एक ही बात होती है। ओके चलो, पहला ऑप्शन, इसके ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं, ऑप्शन नहीं है सॉरी, मतलब कि वही, चलो ये है π/2 मल्टीप्लाई 1/π +1 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट में ही है, -π/2। ओके चलो देखो, दूसरा ये है 4 - π मल्टीप्लाई 1 + π/4 + π/4 का होल स्क्वायर
π/4 का होल क्यूब ऐसे प्लस चलता जा रहा है इनफाइनाइट टर्म्स तक, इनफाइनाइट टर्म्स तक। ओके, ये ब्रैकेट कर दिया मैंने क्लोज। ओके, चलो देखो। ओके, अब तीसरा लिखता हूँ मैं। तीसरा है √2 मल्टीप्लाई 3√2 माइनस 4/√2। ओके, चलो प्लस में √3। ओके, डी ओके क्यूब रूट ऑफ 729 अपॉन में 3 प्लस 22/7। ओके, चलो लास्ट और कुछ बच्चों को ये बहुत खतरनाक दिखेगा अब। साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस ऐसे ही चलता जा रहा है डॉट 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 प्लस साइन स्क्वायर कहाँ पे है ऐसे ये 89 डिग्री। चलो बताओ। देखो, ज़रूरी नहीं है, कोई बच्चा ये सोच रहा है कि ये तो जैट में पूछा गया था, तो गवर्नमेंट एग्जाम में आ ही नहीं सकता। देखो अभी सीआरपीएफ के एग्जाम में भी आया है ये क्वेश्चन। ओके बस, ओके चलो। और ये क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जिसको ट्रिग्नोमेट्री, सर्ज इंडाइसिस और ऐसे ये एपी जीपी एचपी और ये इन सब की कंप्लीट नॉलेज हो। ओके चलो कोई बात नहीं। अभी अगर मैं तो आपको सारी चीज़ें ही बता दूंगा इस क्वेश्चन में। उम्मीद करता हूँ एंड तक आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। ओके चलो देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर जब इन सभी को डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करने पर इनमें से कौन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग मैं आपको बता चुका हूँ क्या होते हैं। देखो वही ऐसा नंबर जो ना तो कभी ख़त्म होता है लेकिन वो रिपीट होता हुआ चलता है, और लेकिन इस क्वेश्चन कह रहा है ना तो ख़त्म होगा ना रिपीट होता हुआ चलेगा। तो मतलब कि एक इर्रेशनल नंबर हमें बताना है, क्योंकि इर्रेशनल नंबर ही वही होता है जो ना तो कभी ख़त्म होता जो और ना ही रिपीट होता हुआ चलता। ओके देखो, ओके तो बस हम सॉल्व करेंगे। और आपको पता है मैंने आपको बता दिया था कि इर्रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं। कि देखो रूट के अंदर कोई सा भी ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है वो एक इर्रेशनल नंबर होता है। पाई एक इर्रेशनल नंबर है ना। और ऐसा नंबर जो मतलब कि जो ना तो टर्मिनेट होता ना रिपीट होता हुआ चल रहा है, कोई सा भी आप ऐसी डेसिमल एक्सप्रेशन बना दो वो एक इर्रेशनल नंबर होती है। ओके चलो अब हमें क्या करेंगे, हम सारे ऑप्शन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कौन सा ऑप्शन इर्रेशनल नंबर बन रहा है। ओके क्योंकि यही नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग ये इर्रेशनल नंबर होता है। अगर किसी को ये जानना है कि ऐसे कैसे, तो नंबर सिस्टम की पहली वीडियो जाके देख लेना मेरी। ओके देखो चलो पहला ऑप्शन सॉल्व करते हैं। वही ये ब्रैकेट खोलते हैं। देखो जब इस π/2 मतलब ये पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, π/2 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कर रहे हैं जो कि 1/π+1 में है। फिर अगर मैं माइनस कर दूँ π/2 तो क्या वैल्यू आएगी। चलो मैं यहीं करके बता देता हूँ। देखो जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो क्या होगा, ये जो π/2 है ये इससे ही मल्टीप्लाई होगा और ये π/2 इस 1 से ही मल्टीप्लाई होगा। ओके चलो तो मतलब ये क्या होगा, जब ये π/2 इस 1/π से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर वाले पाई से नीचे वाला पाई कट जाएगा, तो खाली ये ऐसे 1/2 बच जाएगा। ओके फिर जो ये π/2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, ये ऐसे आ जाएगा। देखो प्लस का π/2 ऐसे आ जाएगा। और देखो ये माइनस का π/2 चल रहा है ना, ये माइनस का π/2। अब देखो प्लस के π/2 से माइनस का π/2 कट गया, खाली 1/2 बच गया। अब देखो 1/2 की तो वैल्यू आप बता ही सकते हो, तो 1/2 खाली 0.5 के इक्वल होता है। ये तो टर्मिनेट हो गया है ना। देखो ये तो टर्म खत्म हो गया और रिपीट का तो सवाल ही नहीं उठता। तो मतलब कि देखो ये तो फिर इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। हमें तो वो बताना था जो ऑप्शन मतलब कि ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। ओके चलो
उम्मीद करता हूँ, क्योंकि देखो जब भी कट ही गया, और देखो ये 1/2 तो p/q फॉर्म में है, p/q फॉर्म तो मतलब रैशनल नंबर होती है ना, p/q और q 0 के बराबर नहीं है। ओके चलो ये हो गया। अब चलो अब सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है, देखो क्या है, 4 - पाई मल्टीप्लाई में 1 + π/4 + π/4 का स्क्वायर + π/4 का क्यूब, ऐसे ही चलता जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, मतलब ये कभी ख़त्म ही नहीं हो रहे। अब देखो क्या है ना, ये जो बी ऑप्शन है ये एक जीपी है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक गुणोत्तर श्रेणी है। ओके तो बस अगर जिसको, वैसे तो मैंने जीपी अभी तक नहीं पढ़ाई है तो, लेकिन फिर भी मैंने अपनी कुछ वीडियोस में इसके फॉर्मूलेस बताए हैं। ओके लेकिन ओके जीपी क्या होती है वो मैं बताया। तो एक ऐसी सीरीज़ जिसमें जो एक पहली टर्म कुछ भी हो सकती है, उसमें जो दूसरी टर्म आ रही है वो पहली टर्म में कुछ मल्टीप्लाई कर करके आ रही है, मतलब कि उससे पहली टर्म में कुछ मल्टीप्लाई होता हुआ चल रहा है। ऐसे जैसे कि अगर मैं 1 में π/4 की मल्टीप्लाई कर दूँ π/4 आएगा, ऐसे अगर मैं π/4 की मल्टीप्लाई π/4 में कर दूँ तो π/4 का स्क्वायर आ जाएगा। ऐसी इस π/4 के स्क्वायर में π/4 की मल्टीप्लाई करो तो π/4 का क्यूब आ जाएगा। ऐसी कहने का मेरा मतलब ये है कि जीपी ये होती है, देखो ऐसी सीरीज़ जैसे कि पहली टर्म को मैंने ए बोल दिया है ना, फर्स्ट टर्म को ये मैं लिख देता हूँ नीचे फर्स्ट टर्म, और जो अगली टर्म आएगी ना वो उस पहली टर्म में कुछ मल्टीप्लाई करके आएगी, और जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको हम कॉमन रेशियो कहते हैं, और कॉमन रेशियो को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ऐसी जो दूसरी टर्म होगी वो स्मॉल आर हो गई, ऐसे दूसरी टर्म लिख दी मैंने। तीसरी टर्म हो जाएगी स्मॉल आर का स्क्वायर, है ना, क्योंकि देखो ये आर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ही चलता जाएगा। अब देखो क्या होता है ना, जैसे कि अगर सपोज यहाँ पे n टर्म्स होती ना, जैसे कि कुछ होती, जैसे कि सपोज ये 8 टर्म्स तक जा रहा है ना, तो जैसे कि अगर 8 टर्म्स होती तो क्या होता है, π/4 की पावर 7 होती, लेकिन फिर उसके अलग फॉर्मूलेज होते हैं। उसका फॉर्मूला ये होता है कि अगर जैसे कि आपको इस पूरे का सम निकालना है ना, अगर जीपी के अगर n टर्म्स हो तो उसके अलग फॉर्मूलेज होते हैं। वो होता है जैसे कि a × r की पावर n-1/r-1, ऐसा फॉर्मूला होता है अगर टर्म फिक्स हो। जैसे कि उस फॉर्मूला और थोड़े चेंज भी होते हैं अगर जो कॉमन रेशियो है हमारा, जैसे कि इस केस में जो r मल्टीप्लाई होता हुआ चल रहा है, जैसे कि जो कि π/4 है, अगर वो 1 से बड़ा है छोटा ये चेक करने में, लेकिन देखो π/4 1 से छोटा होता है। लेकिन क्या है ना कि अगर देखो जैसे कि जीपी का हमें सम बताना है और जीपी इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रही है, तो इसका मैं इसको एस से डिनोट कर देता हूँ इसके सम को, है ना। तो इसके सम का फॉर्मूला होता है जैसे कि a/1 - r। अगर जैसे कि जीपी इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रही है ना, और लेकिन ये फॉर्मूला तभी लग सकता है जब कॉमन रेशियो r 1 से छोटा हो, है ना। ये फॉर्मूला तभी लग सकता है जब जो भी हमारा कॉमन रेशियो है जो मल्टीप्लाई होता हुआ चल रहा है, जो कि इस केस में π/4 है, वो 1 से छोटा हो। अब देखो π/4 की लगभग मान तो आप जानते हो ना 22/7, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती लेकिन अप्रॉक्स वैल्यू तो होती है। तो अगर 22/7 का 4 से डिवाइड करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा 11/14। 11/14 1 से छोटा होता है। ओके चलो ओके तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इसमें मतलब कि इस सीरीज़ में ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ओके चलो मैं इसको रब कर देता हूँ, समझ गए होंगे। जीपी वही एक ऐसी सीरीज जिसमें जो अगली टर्म्स आएंगी वो पिछली टर्म्स में मल्टीप्लाई होती हुई आती हैं। जैसे कि इस टर्म की मल्टीप्लाई अगर मैं आर में कर दूँ तो ये ए आर आ जाएगा, और इस टर्म की मल्टीप्लाई में आर में कर दूँ तो ए आर का स्क्वायर आ गया ऐसे। और अगली टर्म कैसे आएगी, जो फोर्थ टर्म होगी वो इसमें जो थर्ड टर्म है उसमें आर की मल्टीप्लाई कर दो तो ए आर की पावर क्यूब, ये होगी हमारी फोर्थ टर्म। ओके चलो ऐसे ही चलता हुआ जाएगा। अब देखो बस अभी आपको जीपी के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपको फॉर्मूला जानने की ज़रूरत है बस कि जो जीपी अगर जीपी इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रही है और जो कॉमन रेशियो है जो मल्टीप्लाई होता हुआ चल रहा है वो 1 से छोटा है, तो जीपी के मतलब कि सम जो इनफाइनाइट टर्म्स का इस पूरे का सम इसके बराबर होगा a/1 - r। ए क्या है यहाँ पे, जो फर्स्ट टर्म 1 है, आर क्या है, जो कॉमन रेशियो π/4 है। ओके बस तो देखो चलो 4 - पाई तो एज इट इज़ उठा लिया, चलो 4 - पाई एज इट इज़, है ना। ये अब जो यहाँ पे जो ये मल्टीप्लाई में है इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है a/1 - r, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स तक की जीपी का सम यही होता है a/1 - r, और रेशियो 1 से छोटा है और जीपी ही है, ये π/4 मल्टीप्लाई होता हुआ चल रहा है। देखो a क्या है यहाँ पे, a है 1, और हाँ a1 है, और 1 फॉर्मूले का 1 माइनस r क्या है, ये π/4 ही है ना। चलो ओके अब देखो, अब मैं अगर यहाँ पे इसको सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, देखो जो π/4 है इसका एलसीएम लो, ये क्या आ जाएगा 4 - π/4 हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ 1 था, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो ये 4 ऐसे पलट के ऊपर चला जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होकर इसको 4 कर देगा। अब देखो ये क्या बन गया, π - 4 मल्टीप्लाई 4 इंटू में 4 में 4 - पाई। देखो 4 - पाई से 4 - पाई कट जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई 4। देखो और 4 एक रैशनल नंबर होता है, तो मतलब कि
मतलब कि ये भी 4 आई है इसकी वैल्यू, मतलब कि अब देखो 4 भी ना तो 4 तो टर्मिनेट ही हो गया, मतलब कि वो तो डेसिमल में ही नहीं होता, 4 तो इंटीजर होता है। तो ये देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नहीं होता, इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं है। अब इसे चेक करते हैं। चलो ये तो कोई भी देख लेगा, इसमें तो कुछ खास है ही नहीं, बस आपको √2 के अंदर मल्टीप्लाई और प्लस का √3 है। वैसे तो हमारा आंसर यही ऑप्शन होगा, कुछ देख के ही लग रहा है, क्योंकि इसमें क्या होगा देखो, जब √2 की इस √2 में मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 2 बाहर आएगा, है ना। और देखो और इस जब √2 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे से कट जाएगा। तो ये तो एक रैशनल वैल्यू है, लेकिन ये तो एक इर्रेशनल वैल्यू है ना ये। और फिर जब आप इसमें किसी भी नंबर को आप ऐड करते हो इर्रेशनल नंबर में, तो वो एक इर्रेशनल नंबर ही होता है। तो देखो ये हो गया हमारा, और इर्रेशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये हो गया हमारा आंसर, क्योंकि यही एक पूरा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग बनेगा। कैसे मैं आपको बताया, तो देखो सॉल्व भी कर लेते। चलो √2 की मल्टीप्लाई √2 में करेंगे क्या आएगा, प्लस का 2 बाहर आएगा, प्लस का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, देखो ये 6 हो गया। अब देखो √2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, √2 से √2 कट जाएगा, कितना आएगा देखो -4, और ये 6 - 4 क्या आएगा 2, और ये प्लस का क्या बचेगा √3, क्योंकि √3 यहाँ भी प्लस में था। अब देखो 2 + √3 बन गया। √3 की वैल्यू वही होती है कि देखो ना तो टर्मिनेट होती ना रिपीट होती, तो बस ये ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। देखो बाकी ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या पता कोई जानना चाहे। चलो देखो ये तो ओके ये ऑप्शन तो कोई भी देखते ही बता दे कि देखो जैसे कि 729 का हमें क्यूब रूट निकालना है। 729 27 का स्क्वायर होता है, ओके, और 9 का क्यूब होता है। देखो 9 में 81, 81 की 9 में मल्टीप्लाई कर दोगे 729 आ जाएगा। और देखो अगर आप 729 का क्यूब रूट करोगे तो 9 आएगा। 9/3 कितना होगा, ये ऐसे आ जाएगा। देखो आपका ये 9/3 3 + 22/7। देखो ये दोनों ही p/q फॉर्म में है। अगर आप चलो इनका एलसीएम भी ले लो, वैसे दोनों ही रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर की रैशनल नंबर में प्लस करोगे तो एक रैशनल नंबर ही आएगा, ओके। जैसे कि 3 के नीचे 1 है, अगर एलसीएम भी लोगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा आपका 43/7। ये देखो p/q फॉर्म में एक रैशनल नंबर है। देखो इसकी वैल्यू देखो नॉन टर्मिनेटिंग होगी लेकिन रिपीटिंग होगी, एक कुछ पेयर ऑफ नंबर रिपीट होते हुए चल रहे होंगे। अगर जैसे कोई बोले चलो नॉन टर्मिनेटिंग तो सेटिस्फाई हो गया, लेकिन नॉन रिपीट भी नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या होगा ना, ये नीचे 7 है, 7 में अगर आप देख लो कुछ पेयर ऑफ नंबर रिपीट हो रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे शायद 5 से 6 नंबर्स रिपीट होते हैं, 5 से 6 नंबर का पेयर्स होके रिपीट होगा, ओके। चलो देखो, चलो मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। जैसे अगर अब मैं रैशनल नंबर को कैपिटल R से डिनोट कर देता हूँ, अगर आप रैशनल नंबर में एक रैशनल नंबर ऐड करते हो या माइनस करते हो तो हमेशा एक रैशनल वैल्यू ही आएगी, ओके। अगर आप रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई एक रैशनल नंबर में करोगे तो भी एक रैशनल वैल्यू आएगी। अगर आप रैशनल नंबर को एक रैशनल नंबर से डिवाइड करोगे तो भी एक रैशनल वैल्यू आएगी, ओके। लेकिन चलो अब दूसरी बात देख लो, इर्रेशनल नंबर को मैं I से डिनोट कर देता हूँ, वैसे शायद रैशनल नंबर को Q से डिनोट करते हैं, ओके। वो खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, मैं I से डिनोट कर देता हूँ। अगर आप इर्रेशनल नंबर को एक इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हो सकता है कि शायद एक रैशनल वैल्यू आ जाए या फिर एक इर्रेशनल वैल्यू आ जाए, कोई भी हो सकता है। अगर आप इर्रेशनल वैल्यू में एक इर्रेशनल वैल्यू ऐड कर रहे हो तो हमेशा एक इर्रेशनल वैल्यू आएगी। अगर आप जैसे कि इर्रेशनल वैल्यू में एक इर्रेशनल वैल्यू माइनस कर रहे हो तो हो सकता है एक इर्रेशनल वैल्यू आ जाए। लेकिन अगर दोनों वैल्यू सेम है, जैसे कि √2 में से आप √2 माइनस कर रहे हो तो 0 आ रहा है, √3 में से √3 माइनस करो तो 0 आ रहा है। 0 एक रैशनल नंबर होता है, तो अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो एक रैशनल नंबर भी आ सकता है, ओके। चलो, और मैंने मल्टीप्लाई करके बता दिया। अगर आप जैसे कि इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से डिवाइड कर रहे हो, अगर ये हाँ, तो हो सकता है एक रैशनल नंबर आ जाए और हो सकता है एक इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर तब जैसे कि सपोज करो अगर आप √6 को √2 से डिवाइड कर रहे हो, है ना। अब देखो क्या होगा कि देखो अगर आप काटोगे तो ये रूट पूरे के अंदर चला जाएगा, नहीं हाँ सॉरी √8 को अगर आप √2 से डिवाइड कर रहे हो तो ये क्या आएगा, देखो √4 और ये आ जाएगा 2 एक रैशनल नंबर होता है। तो देखो ऐसा भी हो सकता है अगर दोनों इर्रेशनल नंबर ऊपर नीचे सेम हो, जैसे √2 को √2 से डिवाइड करोगे तो 1 एक रैशनल नंबर होता है। और अगर आप जैसे कि √8 को √2 से डिवाइड कर रहे हो तो अगर तो पॉसिबल है कि जो मतलब कि इस 8 के अंदर है जो मतलब कि इर्रेशनल नंबर बना रहा है वो कट जाए ऊपर नीचे से और जो बचे कुछ है वो एक रैशनल नंबर बन जाए, ओके। बस एक बार ये बातें देख लो, क्या पता वो कहीं ना कहीं यूज़ आ जाए कि बस चाहे तो एग्जाम्पल से भी देख लो, एग्जाम्पल से भी प्रूफ कर सकते हो कि अगर कोई सा भी रैशनल नंबर ले लो उसमें प्लस माइनस एक रैशनल नंबर करो तो एक रैशनल नंबर ही आएगा, ओके। चलो
चलो बस ये हो गया। अब एक ये लास्ट वाला बताया, तो देखो ये जिसको ट्रिग्नोमेट्री आती है वो बहुत इजीली कर लेगा, जिसको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती ओके उसकी वो बस अभी हाल फिलहाल के लिए देख लो। देखो एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ओके चलो अब देखो यहाँ तो पूरा साइन स्क्वायर ही चल रहा है, लेकिन क्या है ना, आप साइन थीटा को बहुत इजीली कॉस थीटा में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? कि देखो फॉर्मूला होता है कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के। ओके अब देखो भले ही यहाँ स्क्वायर है, तो मतलब कि अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर भी कर दोगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा के, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला सेम ही रहेगा क्योंकि एक ही तो टर्म है ना। जैसे कि अगर तीन ए बी के बराबर है तो ए का स्क्वायर बी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ साइन स्क्वायर 1 है, तो साइन स्क्वायर 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर देखो यहाँ साइन स्क्वायर 1 है, थीटा की जगह यहाँ 1 है, तो अगर मुझे कॉस बनाना है तो कि बस थीटा की, और यहाँ पे साइन स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा को आप कैसे कॉस बना सकते हो, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। यहाँ साइन स्क्वायर 1 है, थीटा की जगह 1, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऐसे कॉस स्क्वायर 89, है ना। ये देखो ये ऐसे बन जाएगा कॉस स्क्वायर 89, है ना। अब देखो तो सिंपल है, ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। देखो यहाँ थीटा की जगह 2 पुट कर दो, ये बन जाएगा ऐसे कॉस स्क्वायर 88 सॉरी, है ना। अब देखो ऐसे ही चलता जाएगा। अगर आप देखो तो चलो कोई नहीं, मैं आगे बताया तो इसको मैं साइन स्क्वायर 88, ये ऐसे साइन स्क्वायर 88 प्लस साइन स्क्वायर 89, चलो मैंने बस ये लास्ट की 2 टर्म्स लिख दी, ऐसे ही चलती जाएंगी। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जो बीच के जितनी भी टर्म्स है ना, ऐसी जो बीच में एक ऐसी टर्म भी आएगी जो कि होगी ऐसी साइन स्क्वायर 45, है ना। इससे पहले क्या आएगी, इससे पहले आएगी, देखो इससे पहले जो भी होगी, जो साइन स्क्वायर 44 होगी उसको मैं कॉस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, वो ऐसी मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो होगी ऐसे कॉस स्क्वायर 46। वैसे साइन स्क्वायर 44 होगी लेकिन मैंने उसको कॉस में कन्वर्ट कर लिया। और इसके बाद क्या आएगी, इसके बाद आएगी देखो साइन स्क्वायर 46, है ना। अब देखो क्या है ना, देखो आप देखो तो जैसे कि मैंने आपको बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो देखो सबके पेयर बन गए, कॉस स्क्वायर 89 और ये साइन स्क्वायर 89, कॉस स्क्वायर 88 साइन स्क्वायर 88, और इससे पहला कॉस स्क्वायर 46 साइन स्क्वायर 46। इस बेचारे का पेयर किसी के साथ नहीं बनेगा। तो वैसे तो साइन 45 की वैल्यू भी होती है 1/√2, लेकिन क्या है ना, आप इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 1/2 वैल्यू आएगी। तो देखो जब ये सारे ये प्लस होके 1 और ये 1/2 बन जाएगा, तो ये भी एक रैशनल नंबर है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या आएगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके देखो जैसे कि ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 89 प्लस साइन स्क्वायर 89 ऐसे करके जैसे कि ये पहले लिखता हूँ मैं, साइन स्क्वायर 89 प्लस कॉस स्क्वायर 89 ऐसे करते ही पहला बन गया, फिर ये ऐसे दूसरा भी बन जाएगा। ऐसे कितने पेयर बन जाएंगे, ऐसे कितने पेयर बन जाएंगे, और लास्ट में ये साइन स्क्वायर 45 जो कि हमारा 1/2 बन जाएगा, है ना। अब देखो अब ये ऐसे कितने पेयर बनेंगे, क्योंकि देखो ये इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो ऐसे हर किसी की वैल्यू 1 होगी। ऐसे कितने पेयर बनेंगे, देखो सिंपल है, जैसे कि ये साइन स्क्वायर 1 था, साइन स्क्वायर 2 था और ये साइन स्क्वायर 44 था। देखो जितने भी 44 थे यहाँ पे 44 नंबर्स, उतने सारे 44 नंबर्स यहाँ भी थे, है ना। अब देखो सारे सबको हमने ऐड करके 1 बना लिया, तो ये क्या बन गया, ये देखो सारे ऐसे 1 + 1 कितनी बार ऐड हो रहा है, 1 हमारा 44 टाइम्स ऐड हो रहा है, तो ये हो गया हमारा 44 + हाफ। तो अगर आप चाहो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 44.5। ये एक रैशनल नंबर होता है। ओके चलो एक लास्ट क्वेश्चन बस। देखो ये क्वेश्चन मैं वो करा रहा हूँ, ये CDS एग्ज़ाम में पूछा गया था। क्वेश्चन है इफ़ I बराबर है a का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ओके, वेयर ए एंड बी आर consecutive integer एंड C बराबर A इंटू में B। ओके, देन I is पहला ऑप्शन एन इवन नंबर and it is not a square of an integer. Okay, B option an odd number and it is not a square of an integer. C option square of an even इंटीजर। ओहो, मार्कर ने दम तोड़ दिया शायद यार। चलो एक क्वेश्चन कंप्लीट करते करते टिक जाए बस। डी ऑप्शन स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर। चलो लास्ट क्वेश्चन है बस। मार्कर भी कह रहे हैं मुझे जाने दो यार, मैं जी भर के सोना चाहता हूँ। चलो क्वेश्चन है, कह रहा है कि आई जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर है और ए और बी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है, लगातार पूर्णांक है, और सी जो है वो ए इंटू बी, ए की मल्टीप्लाई बी करने पे जो नंबर आता है वो सी के बराबर है। तो आई क्या होगा? पहला ऑप्शन एक इवन नंबर और एक, लेकिन स्क्वायर नहीं होगा एक इवन नंबर का, एक सम संख्या लेकिन एक वर्ग नहीं होगी, एक पूर्णांक किसी पूर्णांक का वर्ग नहीं होगा, एक विषम संख्या, एक ऑड नंबर लेकिन किसी एंड इट इज़ नॉट अ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, एक विषम संख्या लेकिन किसी भी पूर्णांक का वर्ग नहीं होगा। ओके, एक मतलब कि एक सम पूर्णांक का वर्ग होगा स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, एक विषम पूर्णांक का वर्ग होगा। ओके चलो, सो अब देखो, वैसे तो एक थ्योरम है और ये किसी ना किसी बात पे तो सच साबित होगी, लेकिन अगर आप इसको प्रूफ करने बैठे तो आपका तो फिर बहुत टाइम निकल जाएगा। तो देखो आप बस क्या करो, आप इस थ्योरम को चेक कर लो कि ये किस बात पे सही साबित हो रही है। बस देखो हमें क्या, देखो ए और बी लगातार पूर्णांक है, मतलब कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है, और सी ए और बी, ए इंटू बी के बराबर है। तो देखो ए की वैल्यू, हाँ अब देखो, अब ये इंटीजर्स बोले हैं है ना। वैसे अगर मैं चाहूँ तो ए को 0 भी ले सकता हूँ, तो अगर मैं 0 लूँगा और 0 1 2 ले लूँ तो क्या होगा? देखो 0 1 और फिर सी भी 0 हो गया, तो ये तो पूरा 1 आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, 1 एक परफेक्ट उसके इक्वल होता है, लेकिन छोड़ो, हम ए बी को मैं 1 और 2 मान लेता हूँ। तो क्या आएगा? देखो ए को अगर मैं 1 बोल रहा हूँ और बी को मैं 2 बोल रहा हूँ, तो सी की वैल्यू क्या आएगी? 2। अब अगर मैं इनका स्क्वायर करके ऐड कर दूँ तो कितना आएगा? 4 चौक 4 4 दूनी 8, 9 आ रहा है। तो देखो आई की वैल्यू आ रही है 9,
ये क्या होता है 3 का स्क्वायर, मतलब कि स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर, मतलब कि अभी तो खैर ये वाली बात सच हो गई। ओके, इवन नंबर का स्क्वायर नहीं है, एन ऑड नंबर नॉट अ स्क्वायर, नहीं परफेक्ट स्क्वायर तो होता है 9। तो ये वाली एक ही एग्जाम्पल से गलत साबित होगी। चलो कोई बात नहीं, और एग्जाम्पल भी चेक कर लेते हैं। और चलो ऐसे कर लेते हैं, इसको 2, 3 और 6 ले लेते हैं, क्योंकि 2 और 3 लगातार इंटीजर और 2 और 3 के मल्टीप्लाई 6। तो देखो आई किसके बराबर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 प्लस 9 कितना होगा 13। 13 की अगर 36 में ऐड करो तो कितना आएगा 49, 49 7 का स्क्वायर होता है। देखो ये स्टेटमेंट अभी भी ट्रू हो गई। एक और पे चेक करना चाहते हो, चलो एक और पे कर लेते हैं। ओके, वैसे तो काम आसान करने के लिए अगर आप 0 और -1 भी ले लो ना, जैसे कि -1 0 तो और इजीली हो जाएगा। 1 आ रही है, हाँ 1 एक ऑड नंबर का स्क्वायर होता है, लेकिन चलो कोई नहीं, क्या पता आगे गलत साबित होगी, तो हम थोड़े मुश्किल वाली ले लो। 2 3 4 हो गए, चलो 3 4 और 12 ले लो। हाँ 3 4 और 12 ले लो। देखो 3 का स्क्वायर 3 चौक 12 होता है ना, 3 की मल्टीप्लाई 4 भी तो 12 का स्क्वायर। अब देखो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 का 3 का 9 प्लस 16 कितना होगा 25। 25 को अगर आप 144 में ऐड कर दोगे तो कितना आएगा 169, और 169 होता है 13 का स्क्वायर। देखो तीनों बात पे ये स्टेटमेंट सही, तो इसका मतलब ये डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया बस। ओके चलो, देखो वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बस प्राइम नंबर से रिलेटेड कुछ बातें बताना चाहूँगा। जैसे कि अगर आपको ये चेक करना हो कि कोई नंबर प्राइम नंबर होता है या नहीं, तो कैसे चेक करते हैं। ओके, सपोज़ चलो मैं एक नंबर लिखता हूँ, मैंने लिखा यहाँ पे एक 109, मैंने एक नंबर लिखा। ओके चलो, अब मुझे ये चेक करना है कि ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे। चलो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि 109 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है। देखो अब हर किसी को पता होगा, देखो 109 100 और 121 के बीच में आता है। एक 100 10 का स्क्वायर होता है और 121 11 का स्क्वायर होता है। तो देखो 109 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, 121 है ना, जो कि किसका स्क्वायर है, जो कि 11 का स्क्वायर है ना। अब देखो आपको क्या करना है, देखो 11 से जितने भी छोटे प्राइम नंबर्स हैं, जो कि क्या होंगे, देखो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, हाँ बस यही है। 11 से जितने भी छोटे प्राइम नंबर्स हैं, जो कि 2 3 5 और 7 आ गए, उनसे 109 को डिवाइड कर करके देख लो। अगर मतलब कि अगर किसी नंबर से 109 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए तो मतलब कि ये प्राइम नंबर नहीं है। ओके, अगर किसी नंबर से भी डिवाइड नहीं हो रहा तो ये एक प्राइम नंबर है। ओके, अभी चेक कर लेते हैं। चलो 109 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 2 नहीं है। 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में 5 या 0 होना चाहिए, 9 है, नहीं हो सकता। 7 से डिवाइड करके देख लो, 7 एकम 7, 3 बच गया 39 नहीं होगा, 5 रिमाइंडर बच जाएगा, 35 आता है 7 के मल्टीपल में। तो देखो ना तो 2 से हो रहा है, ना 3 से हो रहा है, ना 5 से हो रहा है, ना 7 से हो रहा है। इसका मतलब 109 11 से छोटे किसी भी प्राइम नंबर से नहीं हो रहा, तो इसका मतलब 109 एक प्राइम नंबर है। ओके, बस हमें बस यही देखना है कि क्या मतलब कि किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा इसलिए एक प्राइम नंबर है। अब देखो ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न है वो मैं आपको अभी बताया। तो जैसे कि सपोज़ करो मैं एक ऐसा नंबर लेता हूँ, जैसे कि एक ऐसा नंबर जो कि 11 के स्क्वायर से छोटा है, मतलब एक 121 से छोटा है, लेकिन एक प्राइम नंबर नहीं है। देखो मैं ले लेता हूँ, चलो 110 तो काफ़ी आसान हो जाएगा। 111, हाँ चलो 111 ले लेते हैं। देखो 111 एक प्राइम नंबर नहीं होता है ना। देखो 111 एक प्राइम नंबर नहीं होता क्योंकि उसको आप 37 × 3 लिख सकते हो 111 को। ओके, देखो मुझे तो आंसर पता है, लेकिन क्या है ना, देखो 111 में 37 भी एक फैक्टर होता है, और देखो 11 से छोटा तो 31 आता है, 37 भी एक फैक्टर होता है 111 का, लेकिन 11 से छोटा फैक्टर नहीं है। लेकिन देखो अगर जैसे कोई जो 111 के स्क्वायर से छोटा, 121 से छोटा जो भी एक प्राइम नंबर नहीं है, उसके मतलब कि 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, है ना। अब देखो जितने भी उसके फैक्टर्स होंगे उनमें से एक फैक्टर 2 3 5 और 7 ज़रूर होगा। मतलब कि देखो 11 के स्क्वायर से 121 से छोटे जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उनमें
2 3 5 7 में से एक फैक्टर तो ज़रूर होगा, भले ही दूसरा फैक्टर ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन एक फैक्टर ये ज़रूर होगा। जैसे कि 111 को उठा लो, इसमें 111 क्या होता है, ये होता है 37 इंटू में 3। देखो 37 भले ही बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है, 11 से भी बड़ा है, लेकिन जो दूसरा फैक्टर है वो 3, वो 11 से छोटा वाला है। अब देखो चलो एक और नंबर उठा लो, जो कि चलो अब एक काम करते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। कोई सा भी, अगर जैसे कि ये लाइव क्लास होती तो मैं आपसे पूछता कोई नंबर बोलो, लेकिन चलो मैं खुद ही सोचता हूँ। चलो हाँ चलो एक काम करते हैं, अब मैं ये सोचता हूँ, देखो 119, हाँ 119 भी चलो ये 11 के स्क्वायर से छोटा, 121 से छोटा है, इससे जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 121 ही है, जो कि 11 का स्क्वायर होता है। ओके, मतलब कि 119 जो है वो 11 के स्क्वायर से छोटा है। अब देखो वैसे तो 119 होता है 17 इंटू 7 है ना, 119 होता है, 17 सत्ते 119। देखो अब देखो जो मतलब कि जो इस 119 के जो दो फैक्टर्स हैं, मतलब कि क्या क्या है, देखो एक तो है 17 और एक है 7। देखो भले ही एक फैक्टर बड़ा है, लेकिन जो दूसरा फैक्टर है वो ऑब्वियसली 11 से, जो इससे जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूट है 11, उससे छोटा रहेगा। इसलिए बस यही तरीका है, कोई भी नंबर, चाहे आपको चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं, बस उससे जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उसका रूट देख लो, जो भी रूट है उससे जस्ट छोटे प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं वो देख लो, उससे डिवाइड कर देख लो। अगर कोई नंबर ऐसा है जिससे वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है तो वो प्राइम नंबर नहीं है, अगर नहीं हो रहा है तो प्राइम नंबर है। ओके चलो अभी मैं एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। चलो ले लेते हैं 287, नहीं 287 प्राइम नंबर नहीं होता, नहीं, हाँ चलो ये ले लेते, चलो 251 ले लिया मैंने, 251 एक प्राइम नंबर होता है। ओके अब देखो, लेकिन हमें पता कैसे चले, कोई प्रूफ तो करके दिखा दे कि प्राइम नंबर है नहीं। ओके चलो अभी चेक कर लेते हैं, इससे जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है। देखो हर कोई बोल देगा इससे जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 289 होता है 17 का स्क्वायर। ओके देखो इससे जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, 289 किसका होता है, 17 का स्क्वायर होता है। समझ कि 251 17 के स्क्वायर से छोटा है। अब हम क्या करेंगे, 17 से जस्ट छोटे और प्राइम नंबर्स कौन कौन से वो लिख लेंगे, क्या होते हैं देखो 2 3 5 7 11 13, बस हाँ बस 17 से छोटे लेने, हम 17 नहीं लेंगे। ओके चलो देखो, हम अब क्या करेंगे, जितने भी नंबर्स आए उनसे ये 251 को डिवाइड करेंगे। अगर किसी भी एक नंबर पे 251 कंप्लीटली डिवाइड हो गया ना, तो मतलब कि 251 का एक फैक्टर निकल आया इनमें से एक नंबर। अब देखो अगर 251 का एक फैक्टर निकल आया तो फिर प्राइम नंबर तो हुआ ही नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि जो अगर ये नंबर प्राइम नंबर है तो इससे खाली दो फैक्टर होंगे, एक तो 1 और एक ये खुद ये नंबर होगा। अगर इनमें से ये एक निकल आया तो ये प्राइम नंबर होगा ही नहीं। ओके चलो देखो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता कि लास्ट में 1 है, 2 का कोई मल्टीपल नहीं, 3 से नहीं हो सकता कि डिजिट्स को ऐड कर लो 8 आ रहा है ना, 5 से नहीं हो सकता, लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, 7 से नहीं हो पाएगा क्योंकि 7 या 21 41 बच रहा है, 6 रिमाइंडर आएगा, 7 5 35 होता है ना। ओके 11 से करके देख लो 22 कितना बचे, 22 तो देखो 9 रिमाइंडर आ रहा है, नहीं हो रहा। 13 से करके देख लो 13 एक कम 13 121 बचा, तो 13 में 4 रिमाइंडर आ रहा है, नहीं हो पाएगा कंप्लीट डिवाइड, मतलब किसी से भी नहीं हो पा रहा। 17 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनसे डिवाइड नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब भी 251 एक प्राइम नंबर हो गया। ओके चलो अभी एक दूसरे नंबर पे मैं चेक कर लेता हूँ जो कि प्राइम नंबर नहीं होगा लेकिन 17 के स्क्वायर से छोटा होगा। चलो मैं ले लेता हूँ, ये मैंने ले लिया, देखो 289 से जस्ट छोटा मैंने ले लिया। अब देखो अगर आप इसको डिवाइड करने जाओगे 2 से नहीं हो पाएगा, 3 से नहीं हो पाएगा, 5 से नहीं हो पाएगा, लेकिन जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे ना 7 से हो जाएगा। देखो क्या आएगी इसकी वैल्यू, देखो 287 की ये आएगी, देखो 7 इंटू में 41 भले ही एक प्राइम नंबर है लेकिन 7 नहीं है, तो देखो इसके देखो 287 के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स निकल आए। बस देखो अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि जैसे कि अगर कोई भी नंबर चेक करना है
तो मतलब कि उसके फैक्टर्स, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो भी उससे नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर से छोटे ही होंगे। देखो 287 को ही ले लो, 287 का एक फैक्टर 41 भी है, जो इससे जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर के रूट से भी बड़ा है, 41 17 से बड़ा है। लेकिन जो 41 की जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक वो फैक्टर उससे छोटा है। मतलब कि देखो कोई सा ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर उठा लो, है ना, कोई सा भी, है ना, उससे छोटे जितने भी नंबर्स हैं, है ना, अगर वो कंपोजिट नंबर है तो उनमें एक फैक्टर ज़रूर होगा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के रूट से छोटा हो। मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। ओके, कैसे लिखो ये मुझे खुद बनानी पड़ेगी, तो मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। तो ओके चलो मैं ट्राई करता हूँ। देखो स्टेटमेंट है एवरी, देखो ये एग्ज़ाम में भी आ सकती है कि अगर जब क्वेश्चन आता है ना कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, अगर आपको ऐसी स्टेटमेंट दिख जाए तो वो सही मार्क कर देना। ओके, स्टेटमेंट है एवरी कंपोजिट नंबर ओके स्मॉलर देन n square then one of the factors of the composite number is smaller than n. ओके, ये स्मॉलर का साइन लगाया है। जहाँ तक मैंने स्टेटमेंट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही है, क्योंकि मैंने क्या बोला है कि देखो कोई सा भी कंपोजिट नंबर उठा लो, जैसे कि मैंने सपोज 98 उठा लिया। 98 तो देखो जब ये लास्ट में 8 आ गया तो ये प्राइम नंबर भी नहीं है। ओके, देखो इससे जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होता है? इससे जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 10 का स्क्वायर, यानी कि 100। अब देखो 10 से छोटे जितने ही प्राइम नंबर्स हैं, है ना, क्या क्या होता है? देखो 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, हाँ बस यही होते हैं। अब देखो ये देखो इसमें 98 में 7 होता है, देखो 98 में 7 छुपा हुआ होता है, 14 7 का 98 होता है ना। चलो मैं आपको सारे नंबर्स चेक करके दिखा देता हूँ। देखो मतलब कि 10 का स्क्वायर 100 से छोटे जितने भी सारे कंपोजिट नंबर में ले लेता हूँ। देखो मैंने 99 ले लिया, 99 में क्या छुपा हुआ होता है? 3 छुपा हुआ होता है। देखो 33 × 99, देखो एक फैक्टर निकल आया जो 10 से छोटा होता है ना। अब देखो चलो 98 हो गया, 97 एक प्राइम नंबर होता है। अब देखो मतलब कि देखो 97 से जस्ट बड़ा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 100, उसका स्क्वायर रूट क्या है? 10। 10 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है, ये 97 उनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो 97 क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। ओके चलो, तो देखो दूसरी स्टेटमेंट क्या हो गई यहाँ से? एवरी प्राइम नंबर ओके मैं क्या लिखूँ? सारे प्राइम नंबर जो कि एक नहीं एवरी मत लिखो, यहाँ पे लिखो अप्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर। देखो आप स्टेटमेंट छोड़ो, आप मतलब समझ पा रहे हो ना? मतलब समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट से। देखो मैंने बोला एक प्राइम नंबर जो उससे जस्ट अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होगा उससे छोटा है, मतलब स्मॉलर देन, मैं n स्क्वायर ही ले लेता हूँ। देन इट शुड
नॉट डिविजिबल बाय द प्राइम नंबर्स स्मॉलर देन n। ओके, चलो ये पहली वाली स्टेटमेंट तो एकदम सही है। दूसरी वाली पे मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कि मैंने शायद इंग्लिश गलत कर दी है कि एक प्राइम नंबर जो कि n स्क्वायर से छोटा है, n स्क्वायर से छोटा नहीं, मतलब कि बस n ऐसा नहीं जैसे कि आप ये चेक कर रहे हो, जैसे कि मैंने अभी 97 का एग्जांपल लिया, वैसे तो ये 10 के स्क्वायर से छोटा है, लेकिन ये 11 के स्क्वायर से भी छोटा है, लेकिन जो ये सबसे छोटा वाला जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, इससे बड़ा, वो लेना है। तो वो मैं कैसे लिखूँ उसमें, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो आप अगर खुद ऐड कर लो तो वो ज़्यादा सही रहेगा। ओके, मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। चलो मैं आपको क्या बता रहा था, चलो मैं सारे चेक करके बता देता हूँ। मैंने 97 बता दिया था, चलो अब मैं 96 ले लेता हूँ। देखो 10 से छोटा जितने भी प्राइम नंबर्स हैं क्या है, क्योंकि देखो 96 एक कंपोजिट नंबर है। 10 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो 2, 3, 5, 7, हाँ बस यही है, हाँ यही है बस। देखो तो बस 96 इनमें से किसी एक से कटना चाहिए, एक से कट जाए, दो से कट जाए। देखो 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो देखो 96 एक क्या हुआ, एक कंपोजिट नंबर हो गया। देखो, और इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई भी कर रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर स्मॉलर देन n स्क्वायर, है ना, मतलब कि उससे जस्ट बड़ा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। वैसे तो ये क्या है ना कि 96 11 के स्क्वायर से भी छोटा है, तो अब 11 से छोटे अगर प्राइम नंबर्स लोगे तो वो भी यही बैठेंगे, लेकिन फिर क्या है ना कि आप जो चेक करने वाले प्राइम नंबर्स वो बढ़ जाएंगे। ऐसे तो आप 17 को ले लो, अगर 17 के स्क्वायर से भी छोटा है, फिर आपको क्या आ जाएगा यहाँ पे 11, 13 भी आ जाएगा, वो उससे भी चेक करना पड़ेगा आपको। लेकिन आप ये देखो ना, जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखो, बस उससे ज़्यादा ईजी रहेगा। अब देखो अगर मैं यहाँ 96 को हटा के अब मैं 95 लिखता हूँ। देखो 95 5 से कट रहा है ना, 19 से भी कट रहा है, लेकिन देखो एक फैक्टर तो ये भी आ गया ना जो 10 के बीच में। अगर हम 94 लोगे तो देखो 2 से कट रहा है, 93 लोगे 3 से कट रहा है, 92 लोगे 2 से कट रहा है, 91 लोगे 7 से कट रहा है, 13 × 7 होता है। देखो 91 ले लिया मैंने, 91 7 से कट रहा है। 90 लोगे देखो 2 और 5 से कट रहा है। 89, हाँ 89 शायद एक प्राइम नंबर होता है, जी हाँ, 2 से नहीं कट रहा, 3 से भी नहीं कट रहा, 5 से भी नहीं कट रहा, 7 से कट रहा, 7 से भी नहीं कट रहा। 89 प्राइम नंबर हो गया। देखो आपको अगर ये चेक करना है, देखो 89 प्राइम नंबर हो गया। लो देखो, अगर आप देखो 88 को देखोगे 2 से कट रहा है, 87 को देखोगे 3 से कट रहा है, 86 को देखोगे 2 से कट रहा है, 85 को देखोगे 5 से कट रहा है, 84 को देखोगे 2 और 3 से कट रहा है ना। ऐसे 83 को देखोगे, 83 2 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, 5 से नहीं कट रहा, 7 से कट रहा है, नहीं 7 से भी नहीं कट रहा। 83 एक प्राइम नंबर हो गया। देखो ऐसे ही चलता जाएगा। चलो अभी वो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलो अगली स्टेटमेंट लिखो। देखो जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं ना, जितने भी प्राइम नंबर्स, मैं लिखता हूँ ऑल प्राइम नंबर्स, देखो कैन बी written in the form, okay, देखो ऐसे 6k + -1। जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं ना उनको आप ऐसे 6k + -1 फॉर्म में लिख सकते हो, या तो 6k + 1 या 6k - 1 में। लेकिन ज़रूरी नहीं है ऐसा कोई भी नंबर जो 6k + 1 या 6k - 1 फॉर्म में हो वो प्राइम नंबर हो। हाँ 2 और 3 को छोड़ के, मतलब कि एक्सक्लूडिंग, स्टेटमेंट में भूल गया, 2 और 3, मतलब कि 2 और 3 ऐसे प्राइम नंबर हैं जिनको आप इस फॉर्म में नहीं लिख पाओगे, क्योंकि देखो k की जगह अगर आप 1 डालोगे तो देखो क्या आएगा, 6 7 और 5 आएगा,
है ना। 2 और 3 नहीं आएंगे, बस 2 और 3 ऐसे प्राइम नंबर है जिनको आप इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। बाकी सारे प्राइम नंबर्स को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। चाहे के की जगह आप 2 डाल लो, क्या आएगा, देखो 6 दूनी 12 प्लस 1 कितना हुआ 13 और 12 माइनस 1 11। लेकिन देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे नंबर्स जो 6 के प्लस माइनस 1 फॉर्म में हो वो एक प्राइम नंबर हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं देखो 91 का मैंने एग्जांपल ले लिया। 91 देखो 13 7 91 होता है, प्राइम नंबर नहीं होता। देखो ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं, लेकिन अगर आप 91 को चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 6 × 15 + 1, देखो 6 × k + 1 फॉर्म में बन गया, है ना। देखो लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन कोई भी नंबर जो इस फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो प्राइम नंबर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके चलो, अब उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अभी आया कैसे है वो भी थोड़ा वो भी इम्पॉर्टेंट है। वो देखो ऐसा उससे कोई क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन क्या पता वो आपको स्टेटमेंट समझने में हेल्प कर दे। मैं आपको बताया तो कैसे आया ये। देखो आप कोई सी भी 3 लगातार संख्या देख लो, जैसे कि मैं आपको ये बोलता हूँ जैसे कि 1 2 3, ये 3 लगातार संख्याएं है ना। और जैसे कि आप ये 5 4 5 6, कोई भी आप 3 लगातार संख्या उठा लो, कोई सी भी कहीं से भी, देखो उन तीनों में से एक ऐसा नंबर आएगा जो 2 से कटेगा, एक ऐसा नंबर आएगा जो 3 से कटेगा। यहाँ भी देख लो, एक ऐसा नंबर आएगा जो 2 से कटेगा, एक ऐसा नंबर आएगा जो 3 से कटेगा ना। चलो जैसे कि मैं एक नंबर उठा लूँ, जैसे कि 5 6 7, है ना। एक ऐसा नंबर भी आ सकता है ना। और देखो अगर मैं ऐसा एक नंबर बोलूँ, देखो 11 12 13, मतलब कि देखो उन तीनों में या तो 2 अलग अलग ऐसे नंबर आ सकते हैं जो कि मतलब कि जो 3 लगातार संख्या होंगी उनमें ऐसे नंबर ज़रूर होंगे जो 2 और 3 से कटते हों। चाहे वो दोनों अलग अलग नंबर हो सकते हैं, चाहे वो एक ही नंबर में ऐसे वो दोनों नंबर्स आ गए जो 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। जैसे कि देखो यहाँ, और बचे कुछ नंबर्स नहीं कट रहे, जैसे कि मैं देख लो ये ले लो 18 और क्या बच गया, देखो ये 17 और देखो ये 19, है ना। तो देखो ऐसा देखा गया है कि हम ज़्यादातर इस नंबर के आसपास आपको प्राइम नंबर्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हमेशा नहीं होता, ज़्यादातर आ जाते हैं। क्योंकि देखो मेरे कहने का क्या मतलब था कि कोई से भी 3 मैंने नंबर्स उठा लिए, जैसे कि मैंने ऐसे 6k की फॉर्म में उठा लिए। अब देखो, अब इससे जस्ट अगला नंबर +1 करके आएगा, है ना। देखो 6k + 1। अब देखो क्योंकि ये नंबर ऐसे 3 और 2 से कट रहा है, अब इससे अगला वाला नंबर तो 3 और 2 से कट ही नहीं सकता, है ना। क्योंकि देखो ये तो एक इवन नंबर है, इससे अगला ऑड नंबर हो जाएगा। अब देखो चाहे अगर आप इस नंबर को 3 से डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, जो ये 6k तो हो जाएगा, लेकिन ये 1 नहीं हो पाएगा डिवाइड, तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। अब देखो क्या है ना, ये 5 से भी नहीं होगा, तो मतलब कि क्या हो गया ना कि देखो ये नंबर ना तो 2 से ना ही 3 से, 2 मतलब कि 2 ऐसे छोटे छोटे वो नंबर्स हट गए जिनसे आप डिवाइड करके चेक, 2 छोटे छोटे प्राइम नंबर्स हट गए, है ना। तो देखो मतलब कि इस नंबर की प्राइम नंबर होने के चांस काफ़ी बढ़ गए। अब देखो इससे जस्ट छोटा नंबर जो कि -1 करके आएगा वो क्या होगा, 6k - 1। अब देखो ये नंबर भी ना तो 2 से कटेगा ना 3 से कटेगा, है ना। तो देखो इसमें इस नंबर की प्राइम नंबर होने के चांस भी काफ़ी बढ़ गए। लेकिन देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर नंबर जो कि मतलब कि जो 6 से कटे उसके जस्ट अगला नंबर प्राइम नंबर हो और उससे जस्ट पहला वाला नंबर ही प्राइम नंबर हो। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने ले लिया 24। देखो 24 6 का मल्टीपल होता है, लेकिन 24 के जस्ट अगला क्या होता है 25 एक प्राइम नंबर नहीं होता। तो देखो हो गया ना, ये होगी ना गलती। तो देखो मेरे कहने का मतलब यही है कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि ज़्यादातर जो 6 के मल्टीपल्स होते हैं उनसे अगले और पहले वाले नंबर्स हमें प्राइम नंबर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। ओके चलो, वही मैंने आपको दिखाया। लेकिन देखो जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं ना उनको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, 6k ± 1 फॉर्म में। ओके चलो देख लो एक बार। चलो क्वेश्चंस करते हैं।
ओके, क्वेश्चन लिखो, लेट P बी a prime number greater than 3, then यहाँ लिख देता हूँ मैं, p square minus 1 is पहला ऑप्शन डिविजिबल बाय 6 नॉट 4। देखो ये डिविजिबल का साइन मैंने लगाया है ताकि मेरा थोड़ा टाइम बच जाए लिखने का, क्योंकि आप भी थक गए होंगे, वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई होगी। ओके, दूसरा ऑप्शन डिविजिबल बाय 4 नॉट 6, और मैं भी सुबह से बहुत थक गया हूँ। ओके, सी ऑप्शन डिविजिबल बाय 24, और डी ऑप्शन अ प्राइम नंबर। ओके, चलो चेक करते हैं। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि p जो है एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है जो कि 3 से बड़ी है, तो इसका मतलब 5, 7 ऐसे चलती जाएगी। ओके, तो p स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा? ठीक है, 6 से डिवाइड होगा लेकिन 4 से नहीं होगा, 4 से डिवाइड होगा लेकिन 6 से नहीं होगा, 24 से डिवाइड होगा, या फिर एक प्राइम नंबर होगा। पहले हिट एंड ट्रायल से करते हैं। देखो 5 को लेते हैं, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24, 24 से कट रहा है, देखो 6 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, तो सी ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, सी ऑप्शन मार्क कर सकते हैं। ओके, लेकिन देखते कि सारे ऑप्शन में क्या पता है एक नंबर ऐसा आ जाए जो 24 से ना कटे, या 6 से ना कटे, या 4 से ना कटे, तो फिर हम एलिमिनेशन में, क्योंकि अभी तो ये तीनों ऑप्शन मतलब कि सी ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि ये तो साफ साफ कह रहा है ना कि 6 से होगा लेकिन 4 से नहीं होगा। क्योंकि 24 तो ऐसा है जो 6 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, तो ये ऑप्शन पूरी तरीके से गलत साबित कर दिया। ये पी की वैल्यू अगर हम 5 ले ले तो, और बी ऑप्शन ही पूरी तरीके से गलत साबित कर दिया, लेकिन बस सी ऑप्शन ही सही साबित हो रहा है। तो देखो 5 सही, सी ऑप्शन आप मार्क कर सकते हो। चाहे तो आप और वैल्यूज ले लो, 7 ले लो, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 1 घटाओगे 48, 2 और 24 से डिवाइड हो जाता है। उसने भी ये दोनों ऑप्शन गलत साबित कर दिए। ओके, तो वैसे तो हमारा आंसर सी ऑप्शन हो गया। ओके, लेकिन चलो फिर भी हम इसे प्रूव ज़रूर करेंगे कि ऐसा होता क्यों है। क्या पता कि ऑप्शन थोड़े घुमा फिरा के होते कि आप ऑप्शन से नहीं चेक कर पाते फिर। ओके, तो फिर हम प्रूफ करेंगे। देखो सिंपल है, देखो p को आप सिंपल है क्योंकि 3 से बड़ा है, अब 2 और 3 को छोड़ के सारे प्राइम नंबर्स को आप 6 के प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिख सकते हो। ओके, तो देखो p को आप मतलब 6 के ऐसे प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिख सकते हो। अब देखो क्या, अब हमसे पूछा क्या है, ये तो p की वैल्यू है, हमसे p स्क्वायर माइनस 1 की पूछी है, तो बस p स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू निकालनी है, इसका स्क्वायर करके माइनस 1 कर दो, क्योंकि ये तो p के बराबर ही है। अब देखो चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लो तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस प्लस माइनस 2ab का फर्क आएगा, तो बस इसका होल स्क्वायर कर देते 36 के स्क्वायर, जो कि a स्क्वायर होगा वो तो एज इट इज़ रहेगा, और क्या होगा जो प्लस माइनस, एक तो प्लस 2ab आएगा और एक माइनस 2ab आएगा, दोनों को मैं एक ही साथ लिख लेता हूँ। क्या आएगा, देखो दोनों केस में जो 2ab आएगा उस प्लस माइनस का फर्क होगा, वो क्या आएगा, देखो वो आएगा से 12 के। ओके, और ये प्लस 1 का स्क्वायर जो कि होगा 1। अब देखो इसमें से 36 के स्क्वायर और 12 के में से आप 12 के कॉमन निकाल सकते हो। क्या देखो 12 की कॉमन निकाल लिया, क्या बच गया, ये बच गया देखो 3 के प्लस माइनस 1, और ये क्या बच गया फिर प्लस 1। अब देखो 24 मतलब कि देखो जो ये 12 बाहर आ गया, 6 से डिवाइड हो रहा है। ओके, 12 जो है 4 से भी डिवाइड हो रहा है ना। तो देखो ऐसा नहीं है कि 6 से हो रहा है 4 से नहीं हो रहा है ना, कि देखो 6 और 4 दोनों से ही हो रहा है ना। वैसे तो ऑप्शंस काफ़ी गलत सेट हुए हैं, ये ऐसे होना चाहिए था कि 8 या 24 है ना, जैसे कि 3 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 8 से नहीं हो रहा है ना। देखो, और ये वाला ऑप्शन 8 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से नहीं हो रहा। अब सही है, अब लग रहा है थोड़ा कि हाँ कि थोड़ा कुछ क्वेश्चन में बात है, क्योंकि देखो 12 को देखोगे तो ये मतलब कि 3 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 8 से नहीं हो रहा, और तो बी ऑप्शन मतलब कि हम सी ऑप्शन, ए ऑप्शन और सी ऑप्शन में फंस गए। वैसे ए ऑप्शन तो मैच हो रहा है अभी भी, 3 से हो रहा है 8 से नहीं हो रहा, लेकिन आंसर तो सी ऑप्शन है, वो कैसे आएगा। देखो
अब देखो k की वैल्यू या तो इवन हो सकती है या ऑड हो सकती है, इसके अलावा तो कुछ और हो नहीं सकती, क्योंकि देखो जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो इंटीजर होते हैं, इंटीजर या तो ऑड होते हैं इवन होते हैं ना, इनके अलावा तो और ऐसा होता नहीं है कुछ भी, है ना। देखो अगर k एक इवन नंबर है, एक इवन नंबर है, तो क्या होगा, जब k की वैल्यू यहाँ इवन है तो मतलब कि जो यहाँ k है वो भी इवन होगा, मतलब कि 3 की अगर आप किसी भी इवन नंबर में मल्टीप्लाई कर दो तो वो एक इवन नंबर ही रहेगा, और इवन नंबर में अगर आप +-1 कर दो तो क्या हो जाएगा, एक ऑड नंबर हो जाएगा। तो ये एक इवन और ये एक ऑड, अगर इवन की ऑड में मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब कि इस वैल्यू की बात मैं कर रहा हूँ, तो देखो इवन की ऑड में मल्टीप्लाई करोगे तो एक इवन नंबर आएगा। ओके चलो, मतलब कि देखो पहला केस मैंने क्या लिया कि अगर ये k इवन है तो ये पूरा नंबर ये भी एक इवन बन रहा है। ओके चलो, अब अगर मैंने क्या करता हूँ, ओके मैं वो बोलता हूँ कि अगर k ऑड है, k ऑड है मतलब कि कोई भी ऐसा नंबर है 2 का मल्टीपल नहीं है। चलो, तो मतलब कि अगर मैं एक ऑड नंबर यहाँ पुट करूँ तो 3 से मल्टीप्लाई करके वो एक ऑड नंबर ही रहेगा। अगर ऑड नंबर में +1 करूँ या -1 करूँ तो वो क्या बन जाएगा, वो एक इवन नंबर बन जाएगा। अब देखो एक ऑड नंबर की एक इवन नंबर में मल्टीप्लाई करो तो वो क्या आएगा, इवन नंबर। तो देखो दोनों केस से हमारा आंसर क्या है, भले ही के ऑड हो भले ही के इवन हो, ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू डाली है मैंने ये एक इवन रहेगी, मतलब कि एक 2 का मल्टीपल रहेगी। इसका मतलब इस पूरे ब्रैकेट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2n करके, तो मतलब कि 12 इंटू में 2n, क्योंकि एक इवन नंबर है ना, 2 का कोई मल्टीपल होगी प्लस का 1। अच्छा ये -1 मतलब कि मैंने फॉर्मूले का तो +1 लिख दिया है ना, लेकिन ये -1 लिखना भूलिए कि ये 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया। मैं वही सोच रहा है प्लस का 1 कैसे आ रहा है। ओके अब देखो, तो मतलब कि ये क्या हो गया, ये हो गया देखो ऐसे 24n, मतलब कि ये देखो 24 का मल्टीपल हो गया ये पूरा नंबर। तो मतलब कि अगर आप 24 से इसको डिवाइड करोगे तो 24 से 24 कट जाएगा और आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन की डिविजिबल बाय 24। चलो एक अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बस। क्वेश्चन लिखो, इफ p इज अ प्राइम नंबर, एक अभाज्य संख्या है, ग्रेटर देन 5 what will be the remainder when p square is divided by 12। ओके, पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 0, तीसरा ऑप्शन 3 और डी ऑप्शन 6। चलो ओके, क्वेश्चन है अगर p एक अभाज्य संख्या जो 5 से बड़ी है तो क्या रिमाइंडर आएगा जब p स्क्वायर को हम 12 से डिवाइड करेंगे। पहला ऑप्शन, पहला तरीका वही हिट एंड ट्रायल से, 5 से बड़ा सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होता है 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 को 12 से डिवाइड करोगे तो 48 पूरा डिवाइड हो जाएगा, 12 चौक 48 होता है, मतलब कि 12 इंटू 4 48 होता है, बस 1 रिमाइंडर बच जाएगा। तो हमारा आंसर आ रहा है ए ऑप्शन। ओके, अगर जैसे कि 7 से अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 121 को 12 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, देखो एक 120 पूरा डिवाइड हो जाएगा क्या, और क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, क्योंकि 12 इंटू 10 120 होता है। ओके, और आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, 1 ही आएगा आंसर। अब देखो अगर आप चेक करना चाहो तो 11 के बाद अगला प्राइम नंबर 13 होता है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 169 को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, देखो 169 को पहले 12 1 से 12 कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा, 49 आ गया।
है ना। अब देखो 49 वही 49 बच गया। अब देखो 12 4 से 48 हो जाए, 49 से 48 माइनस कर दोगे 1 रिमाइंडर बच जाएगा। ओके, अभी भी केस आंसर 1 आ रहा है। ओके चलो वैसे तो आंसर आगे जल्दी, लेकिन फिर भी बेसिक तरीका देख लो कि कैसे करेंगे। देखो वही है कि सारे प्राइम नंबर को आप वही 6k ±1 फॉर्म में लिख सकते हो p की वैल्यू। देखो अब हमें क्या करना है, देखो और क्योंकि 5 से बड़ा है, 2 और 3 से बड़ा आप सारे नंबर्स को लिख सकते हो, 5 से बड़ा हो तो उसको भी लिख सकते हो। देखो p का स्क्वायर कितना होगा, देखो इसी का हम स्क्वायर कर देंगे। फिर हमें क्या चेक करना है कि 12 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आएगा। अब देखो इसका होल स्क्वायर खोल दोगे तो क्या आएगा, देखो 36k² प्लस माइनस कितना आएगा, देखो 12k प्लस का 1। अब देखो अब हम अगर इसे 12 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आएगा। अब देखो जब आप इसको 12 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, क्योंकि देखो ये आपको 2 प्लस के साइन दिख रहे हैं तो 3 टर्म्स दिख रही हैं। तो देखो क्या होगा ना, जब ये 12 से डिवाइड होगा तो ये हर टर्म के नीचे पहुंच जाएगा 12 ऐसे। मतलब कि क्या होगा, ये ऐसे 36k² के नीचे भी, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी। अब देखो यहाँ से तो पूरा डिवाइड हो गया, यहाँ से ही पूरा डिवाइड हो गया, बस क्या बच गया, ये बच गया, या फिर है ना। ओके तो देखो यहाँ से तो नीचे से 12 हट गया। ये देखो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये देखो ये 12 3 36 और ये 12 1 ये ऐसे ये बच गया। अब देखो बस खाली ये नहीं हो रहा डिवाइड, जो वन है ना इस पूरे वो नहीं हो रहा। तो देखो अगर आप 1 को बस आपको इस पे ध्यान देना है। तो देखो अगर आप 1 को 12 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है 1 ही आएगा और कुछ आ ही नहीं सकता। जैसे कि अगर देखो 12 को आप 12 से छोटे कोई से भी नंबर से डिवाइड कर लो, 1 से कर लो, 2 से कर लो, 3 से कर लो, वही रिमाइंडर आएगा। बस जस्ट इन केस अगर यहाँ पे ऐसे होता है ना 13, फिर हम देखते हैं कि 12 ये जो 13 में 12 होता है कि आप उसको 12 + 1 लिख सकते हो, या फिर 13 को अगर आप डिवाइड करोगे 12 से तो 12 एकम 12 तब भी एक रिमाइंडर आएगा। अगर यहाँ होता 14 तब 2 आता है ना, अगर 15 होता तो 3 आता, ऐसे 16 होता तो 4 आता, ऐसे करते करते ऐसे आप देखते हैं। लेकिन अभी यहाँ 1 है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1, वो हमारा आंसर हो गया। चलो बस आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। चलिए थैंक यू।